दुर्भाग्यवश से हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो बहुत सारे क्लिनिक घूमने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे पेशेंट ज़्यादातर हमारे पास आते हैं। व्हेन दे एंटर माय क्लिनिक और आयुर्वेदिक क्लिनिक, दे वांट मिरेकल। आयुर्वेदा का पूरा कॉन्सेप्ट, कोई भी पेशेंट हो, वात पित्त कफ, तीन तरह की प्रकृति है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते। बहुत पेन किलर्स खाई हुई होती है, बाद में बहुत उल्टे सुल्टे ट्रीटमेंट्स हुए होते हैं, कुछ रिलीफ नहीं होता है, बाद में वो घूम घूम के आते हैं। बात करेंगे छाछ की, तो छाछ भी कोई लोगों को मैं बोलूंगी कि आप मत पियो। एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, जग में जो कुछ भी बना है वो सब यूजफुल है। कैसे यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप विष भी मात्रा में लेते हैं तो वो अमृत होता है, और अगर अमृत भी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो वो विष के समान हो सकता है। भूक लागल्याशिवाय जेवू नका, तहान लागल्याशिवाय पाणी पिऊ नका, रात्री वेळेवर झोपा, हायजीन पाळून स्वच्छ हाताने जेवण करा आणि जितकं ताजं खाता येईल तेवढं खा। आयुर्वेदा में पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ेगा। येस, दैट इज इम्पोर्टेंट। आज का एपिसोड एक ऐसे टॉपिक पे है जो सबकी लाइफ से बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। टॉपिक है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा से आपकी डेली समस्याओं का क्या समाधान हो सकता है? आयुर्वेदा से क्या आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकती है? आयुर्वेदा का रोल आर्थराइटिस के केस में, डायबिटीज के केस में, वुमेन्स हेल्थ के लिए आयुर्वेदा क्या बोलता है? इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर श्लाका जोशी। 20 साल से ज़्यादा का अनुभव, हजारों अवेयरनेस प्रोग्राम, डायबिटीज, आर्थराइटिस और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे इनकी पकड़ मैक्स सर वॉइस ट्रूली स्पेशल। आज इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम एलोपैथी की तरफ काफी एग्रेसिवली सॉल्यूशन देखते हैं, बट क्या आपको पता है बिना आपकी बॉडी को इंटरनल डैमेज किए आयुर्वेदा के पास सभी चीजों का समाधान है। हम इस एपिसोड में ये कहीं नहीं बोल रहे हैं कि आपके एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो चल रहे हैं आप उनको बंद करके पूरी तरह से आयुर्वेदा पे शिफ्ट हो जाएगी, पर आयुर्वेदा को आपकी लाइफ का पार्ट बनाने से आपकी समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। अगर आप अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली की हेल्थ या अपनी फैमिली मेंबर में किसी की हेल्थ को लेकर चिंतित हैं या कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो ये एपिसोड एंड तक जरूर देखिएगा। शायद आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाए। और अगर ये कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। श्लाका जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो मुझे आपकी स्टोरी जाननी है। आयुर्वेदा क्या है और उसके साथ आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आयुर्वेदा का क्या मतलब है और लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आयुर्वेदा से? आपका इंटरेस्ट आयुर्वेदा में कैसे आया? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बट शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से। जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी तो उस वक्त जो हम बच्चे थे क्लास में, तो बहुत सारे डॉक्टर्स के बच्चे थे हमारे क्लास में, तो उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था क्लास में। छोटी सा स्कूल था, छोटा गांव था, फिर भी तो वो मेरे मन में घर कर गई थी कि डॉक्टर होना जरूरी है। द स्टोरी बिगिंस देयर एंड दैट नेवर स्टॉप। मतलब मैंने कभी दूसरे किसी प्रोफेशन के बारे में सोचा ही नहीं। आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर। मुझे कैसे करते, क्या करते, कुछ भी नहीं पता था, और इसके लिए क्या खर्चा आता है, क्या एजुकेशन लेता है, 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को क्यों पता होगा। लेकिन वो जो देखा था, तो अगर आपको इम्पोर्टेंस चाहिए तो डॉक्टर होना जरूरी है। यहाँ से ये शुरू हुआ। बाद में 12th, मतलब बाद में वो बढ़ती गई है। 10th 12th में फिर डिसाइड किया और आयुर्वेद को इंटर गवर्नमेंट कॉलेज में एंट्री ली। ऐसे द स्टोरी स्टार्स देयर ओनली। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बचपन कैसा गुजरता है। ओके। तो आयुर्वेदा में आपका इंटरेस्ट बहुत सालों से है, मतलब आयुर्वेदा में इंटरेस्ट बहुत सालों से ऐसा नहीं कहूंगी मैं। जब मैं मेडिकल को गई थी उस वक्त, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 25 years बैक स्टोरी यू कैन से, व्हेन आई एंटर्ड आयुर्वेद कॉलेज। उस वक्त बस मेडिसिन करना है, मेडिकल को जाना है, यही था हमारा जो कुछ भी हमारा पैटर्न है। उसमें क्या रहता है आपको भी पता है, साइंस में जो रहता है 12th में उस वक्त सीट ही नहीं थी, तो जो मार्क्स रहते तो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट बच्चे एमबीबीएस को जाते हैं, बाद में बीएमएस को, बाद में बीएचएमएस को। तो मुझे कम मार्क्स मिले जिसमें मैं एमबीबीएस के लिए कॉम्पीट नहीं कर सकी, इसलिए मैं बीएमएस को गई। इट्स अ सिंपल स्टोरी। तो कुछ छुपाना नहीं चाहूंगी कि मैं उसीलिए मैं गई। तो फिर भी चलो मेडिसिन तो मिल गया, इसमें मैं आई वॉज हैप्पी। When I completed BMS and when I come back to my home, the story begins there.
मेरे सर थे अविनाश जी देवनाकर, है मैं बोलूँगी अभी, तो उनका मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव था। तो उन्होंने मुझे उस वक़्त बताया कि दैव पंचत्र मन्यत्वम ऐसे बोलते हैं कि दैव में जो रहता है उतना ही हम कर सकते हैं। तो तुमने जो किया है उस पे रिग्रेट मत करो, मतलब एमबीबीएस नहीं मिला, बीएमएस किया, इसमें रिग्रेट मत करो। आयुर्वेद को ये 25 साल पहले उन्होंने बात बोली थी। तुम जब प्रैक्टिस करना शुरू करोगी या तो आयुर्वेद को सुवर्ण काल मिलेगा। ये उनके शब्द थे उस वक्त, जिस वक्त आयुर्वेद को कोई पूछता भी नहीं था। हाँ हाँ, ठीक है, बिग सिटीज में पूछते थे, ऐसे नहीं बोलूंगी, बट इट वाज लाइक इट इज फॉर ओनली रिच क्लास, और यू कैन से इट इज ओनली फॉर सम चूजन क्लास। जो कोई पढ़ता है, जो उसके बारे में सोचता है, वही लोग जा सकते। इट वॉज नॉट फॉर मास, ऐसा था उस वक्त उन्होंने मुझे बताया। और सो मुझे मेरे सर ने शारंगधर फार्मास्यूटिकल्स, मतलब उनकी वजह से मैं शारंगधर फार्मास्यूटिकल्स में इंट्रोड्यूस हो गई, एंड आई वर्क देयर एज अ कंसल्टेंट फॉर 12 years, ऑलमोस्ट 12, and it was a big period. My grooming and all that happened there only. And my love for Ayurveda developed in Sharangdhar. You can say that. I went through n number of patients, almost 10,000 patients or more than 10,000 patients. I could see because of Sharangdhar, because of Dr. Abhyankar. He was like my first guru in professional field. Always Devnakar sir, because of Devnakar sir, and things go on. And after that, after 12 years, because of you can say family, मतलब बढ़ जाती है ना बच्चों के लिए, या बच्चा बड़ा हो रहा था, तो मैंने आई लिव शारंगधर एट दैट टाइम एंड आई स्टार्टेड माय ओन क्लिनिक। हाँ, तब तक मैं कंफर्म हो गई थी कि मैं अभी आयुर्वेद ही करूंगी। हाँ, सो द लव डेवलप्ड एक्सीडेंटली। Yes, but now I feel that I'm blessed. And you are practicing in Ayurveda since how many years? Almost now, if you can calculate, it's almost 20 years. In total आपने last 20 years में जब से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कितने पेशेंट देख लिए होंगे, और आपको क्या लगता है कि कितने पेशेंट की सक्सेसफुल स्टोरी आपके पास है ड्यू टू आयुर्वेदा? Okay, before that I will like to tell you something about Ayurveda, because Shastra comes first. Yes. Doctors not. So right now I am feeling blessed because of Ayurveda. So it's why it is so. Ayurveda is derived from Atharva Veda. हमारे जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो आयुर्वेद उससे उत्पत्ति है, अथर्ववेद से। सो इट इज कॉल्ड एज अपौरुषेय, मीन्स देयर इज नो वन हैज मोनोपोली ऑन आयुर्वेद। ओके। कोई इसका स्वामित्व नहीं ले सकता, क्या बोलते हैं, पेटेंट। नो वन कैन टेक द पेटेंट ऑफ आयुर्वेद। Ayurveda principles, I'm not talking about the medicines, principles. It is the beauty and it is the strong point of Ayurveda. Like in homeopathy, I respect every pathy because pathies are made for human being, for wellness of human being. So I respect every pathy and every pathy is needed. The only thing is that there is miscommunication between all pathies. That is bad thing. Okay. Being Ayurvedic practitioner, I would say कि you just follow Ayurveda. It is not good. Homeopath doctor will say you just follow homeopath. It is not good. Allopathic doctors, or they say you just follow allopathy, don't follow Ayurveda, homeopathy, naturopathy, Unani. There is nothing in that, so it is wrong. Patient first, जैसे हम बोलते हैं राष्ट्र प्रथम, वैसे patient is first. So what is good for his betterment, that the doctor has to decide. It may be from homeopath,
It may be from Ayurveda, it may be from allopathy, it may be from Unani, from any pathy. Doctor's role is very important in deciding what patient needs at this time. So coming back to the point, Ayurveda is derived from Atharva Veda. So the strong points are, त्याच्यामध्ये अत्यंत एक महत्वाची गोष्ट अशी आहे की तुम्ही सगळ्या पॅथीज बघा, ॲलोपॅथी, होमिओपॅथी, नॅचरोपॅथी, पण आयुर्वेदाला पॅथी हे नाव नाही जोडलेलं आहे. पॅथी कधी येते? जेव्हा आजार सुरू होतो तेव्हा पॅथी येते. आयुर्वेद हे काय आहे? हिताहितम सुखम दुःखम आयुस्तस्य हिताहितम. ओके. आयुर्वेदामध्ये आयुष हा वेद, हा आयुष्याचा वेद, वेद म्हणजे जाणणे, ज्याच्यामध्ये आयुष्य जाणलेलं आहे तो आयुर्वेद. हा, गर्भापासून म्हणजे आता कोंबडी आधी का अंड पहिला असं ते गंमत होते. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत प्रत्येक गोष्ट कशी घडावी ह्याचा उहापोह ज्या शास्त्रामध्ये केलेला है तो आयुर्वेद है. और वो सब लिखा है अथर्ववेद. हाँ, और उसके ये अथर्ववेद से आयुर्वेद में लिखा है ये. हाँ, आयुर्वेद इज उपशाखा ऑफ अथर्ववेद. अच्छा. सो मतलब गर्भ संस्कार, ये जो आप शब्द सुनते हैं तो इट्स एक्चुअल संस्कार रिटर्न इन आयुर्वेद. ओके. When boy and girl should get married, अच्छा. on which dates of the month, according to, of course, that card. Okay, we will leave that portion. But when marriage should take place, then when pregnancy should take place, what pre-procedures. Pregnancy is not accidental for Ayurveda. It should be planned. Okay. It should be planned means I'm not talking about IVF or IUI. But ये एक्सीडेंट से होना जरूरी नहीं है. उसके लिए आप आपके शरीर की क्या तैयारी करनी चाहिए. हाँ, गर्भ यानी यूटेरस जहाँ पे गर्भ का पालन होता है वो कैसा होना चाहिए, उसका डिटॉक्सिफिकेशन कैसा होना चाहिए, ये सब बातें आयुर्वेद में बताई गई है. तो उनकी योजना ऐसी थी शास्त्रकारों की कि अगर आप इफ यू आर फॉलोइंग ऑल दीज थिंग्स देन द चाइल्ड यू आर डिलीवरिंग विल बी हेल्दी थ्रू आउट हिज लाइफ. डेथ इज परमानेंट, but up to date good quality of life is promise of Ayurveda. Good quality of life is promise of Ayurveda if you are following Ayurveda. अगर आप जो कंसीविंग पार्ट है वो हाँ, आयुर्वेदा उधर से शुरू रहता है. कंसीविंग पार्ट अगर आयुर्वेदा के हिसाब से करते हैं हाँ, तो बच्चे का क्वालिटी. सो बेसिकली आपका बोलना है कि आप अच्छी सॉल अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा Yes. कुछ मतलब स्पिरिचुअलिटी को आप यहाँ मिक्स करें. yes, स्पिरिचुअलिटी भी रहती है इसमें, पर स्पिरिचुअल इवन फिजिकल लेवल पे, फिजिकल आप स्पिरिचुअलिटी छोड़ दीजिए, लेकिन फिजिकल लेवल पे उनको कोई दिक्कत ना आए इस प्रकार से अगर आप मतलब माता पिता ने कुछ मतलब आयुर्वेद को फॉलो किया है तो आने वाला बेबी अच्छा ही होगा. अच्छा. और तो what they expecting, they are not expecting diseases. Ayurveda is not expecting disease, it is expecting only health. फिर भी ये सब कुछ करने के बाद आयुर्वेदा के जो अंग है पूरे, मतलब जो व्हाट यू आर सेइंग चैप्टर्स ऑफ आयुर्वेदा, दे आर मोर डिस्क्राइबिंग your life, how to live your life, how to lead your life, what should you do in your life. कारण आपल्या म्हणजे हिंदू धर्मामध्ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हा जो शेवटची पायरी आहे तिथपर्यंत कसं पोहोचायचं ह्या प्रवासासाठी आयुर्वेदाची वन ऑफ द हे हा त्याचा एक वापर केलाय. हे सगळं केल्यानंतरही तरी सुद्धा दैवपंचत्र मन्यत्वम अशा काही गोष्टी असतात, त्याच्यामध्ये ऍक्सिडेंट असतात, काही गोष्टी येतात वेगवेगळ्या गोष्टीमुळे,
त्याच्यात पुनर्जन्माचा विचार आहे, पूर्वजन्माचा विचार आहे, पण त्याचा विषय आता तो खूप विषय वाढत जाईल म्हणून आपण बोलूया नको. पण तरीसुद्धा तुम्हाला जेव्हा आजार होतात तर त्या आजाराचं निराकरण करण्यासाठी आयुर्वेदाचा एक अंग समर्पित केलेलं आहे. हा, सो इट इज ओनली वन पार्ट. आता त्याच्यामध्ये मिसकन्सेप्ट असं होतं की हर्बल मेडिसिन म्हणजे आयुर्वेद का, तर नाही. हर्ब इज अगेन स्मॉल पार्ट ऑफ द आयुर्वेद. इट इज म्हणून ते घरगुती औषधं देणं हे किंवा 2-4 वनस्पतींचं नॉलेज करून घेणं आणि त्या वनस्पती वापरणं म्हणजे आयुर्वेद नाही. आयुर्वेदामध्ये शरीराचा विचार आहे, प्रत्येक संस्थेचा विचार आहे शरीरातल्या, त्याच्यामध्ये कसे बिघाड घडतात आणि काय करायचं त्याचा व्यवस्थित शास्त्रोक्त अभ्यास आहे. चरक, सुश्रुत, वाग्भट हे आयुर्वेदाचे सायंटिस्ट आहेत. दीज आर सायंटिस्ट. Okay, we can call them ऋषी, but they are actually scientists. सुश्रुत is the father of surgery. पहली सर्जरी सुश्रुत ने की है. Yes. So it has very vast, you can say, एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेदा. हाँ. बट शायद आजकल हम लोगों को पता नहीं है, मतलब करंट सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को आयुर्वेद, क्योंकि आयुर्वेदा बहुत वास्ट है तो समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. Exactly. और बहुत डीप स्टडी चाहिए. तो फिर इजी चीज़ ढूंढते हैं. तो भाई मुझे सिर दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, पैरासीटामोल ले लूँगा तो मेरा सिर दर्द गायब हो जाएगा. अब अगर मैं आयुर्वेदा साइड जाऊँगा, हाँ. तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज मेरा सिर दर्द है, तो जैसे सिर दर्द में मैंने पैरासीटामोल ले ली या मैंने कोई भी ब्रांड का टेबलेट लिया, मेरा सिर दर्द सही हो गया. एकदम बराबर. Yes. अगर आप, मेरा सिर दर्द है, मेरा स्टमक पेन है, तो एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मेरे को अगले 1 घंटा 2 घंटे में रिलीफ मिल जाए या अगले आधा घंटे में रिलीफ मिल जाए? कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो इमीडिएट बेसिस पे? यस, आई विल टेल यू. पहले इसके थोड़े बेसिक प्रिंसिपल्स को मैं बताऊंगी एंड देन आई विल कम टू एनी पेन. सो आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन, नाउ वी विल कम टू द ह्यूमन बॉडी. आयुर्वेद बेस्ड ऑन त्रिदोष सिद्धांत, that is Vata, Pitta, Kapha. You might be knowing that. Another Siddhanta is Panchabhautik Siddhanta. That comes Prithvi, Aap, Tej, Vayu and Akash. Akash is sky, Vayu, wind. You can correlate with the nature. These are something different, but Prithvi means earth. Agni is fire. Water is Jala. Jala is water. So 5 elements, 3 dosh. Okay. Then Sapta Dhatu. That includes Rasa, Rakta, Maus, Med, Asthi, Majja, Shukra. Sapta Dhatu. This all. So it has some theory. ऐसे नहीं है कि बस उठाया और मेडिसिन दे दिया. So imbalance and how we come to know about the patient. You might have heard the word Prakriti. And when people come to us, they always ask us, please tell me my Prakriti. So Prakriti is the key point in our medicinal practice. We always give customized treatment. प्रकृति के हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं. तो वो प्रकृति कैसे जाननी है, उसके लिए भी हमारे पास उसके कुछ प्रिंसिपल्स है. ऐसे नहीं कि मुझे लगा आपकी प्रकृति वात की है तो मैंने आपको वात के मेडिसिन दे दी. मतलब प्रकृति में आप, हाँ, आप कुछ टेस्ट करवाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं. अभी जैसे देखिए, आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पहले अ आ इ कैसे सिखाया जाता है, राइट. बाद में वो वर्ड्स कंसेप्ट करते हैं, तो बाद में वो लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो हर वक्त वो मतलब अ आ इ या ABCD फॉलो नहीं करते, डायरेक्टली आ जाता है ना उनको वर्ड कंस्ट्रक्ट करना, वर्ड बोलना. तो इट्स लाइक दैट. हमको जो सिखाया जाता है तो उस वक्त हमारे पास पॉइंट्स रहते हैं, पण यू डू इट विथ एक्सपीरियंस. व्हेन द पेशेंट कम टू अस, उनका फिजिक क्या है, वो बैठते कैसे, क्या बोलते हैं, उनके हेयर कैसे है, उनकी पल्स कैसी है, ऐसे बहुत सारे परिमाण है जो हम वन एग्जामिनेशन में जान जाते हैं. कुछ चीजें पूछ लेते हैं और उससे हमको पता चलता है उनकी प्रकृति क्या है. तो प्रकृति के हिसाब से उनका मेडिसिन बनता है.
कुछ बेसिक मेडिसिन कॉमन रहते हैं, लेकिन प्रकृति के हिसाब से मेडिसिन देना हम लोग देते हैं उसके ऊपर। तो अभी आपने पूछा था, तो ये सिद्धांतों पे काम करता है आयुर्वेद, ऐसे नहीं कि मैं, और उसमें भी 2 मेथड्स है। मतलब हाँ, यस, क्रॉनिसिटी में आयुर्वेद लाइक अ मास्टर, बट यस, मतलब इमरजेंसी में भी, इमरजेंसी मतलब यू कैन से नॉट इमरजेंसी, इट्स रॉन्ग वर्ड, एक्यूट पेन, उसमें भी कई जगहों पे आयुर्वेद काम कर सकता है इफ डॉक्टर इज एक्सपीरियंस्ड एंड कॉन्फिडेंट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपके पेशेंट, आप अगर पेशेंट बन के आते हैं और आपको हेडेक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकृति देखते हैं, पल्स देखते हैं। हेडेक के 2-3 टाइप्स होते हैं, तो उसमें से हम जानने की कोशिश करते हैं, ये इज इट बिकॉज ऑफ एग्रीवेटेड पित्त, इज इट बिकॉज ऑफ एग्रीवेटेड वात, हाँ, और इज इट बिकॉज ऑफ एग्रीवेटेड कफ, और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कफ एंड पित्त। तो वो समझ लेते हैं, और अगर वो पिन पॉइंट मेडिसिन दिया मैंने, तो आधे घंटे में पेन कम हो जाता है। यस, इट कैन वर्क। ओके, और वो मेडिसिन फिर मेरे लिए हमेशा काम करेगी? हाँ, अगर करेगी। आपने एक नहीं, बार ऐसे नहीं, ऐसे नहीं रहता है। Okay. वो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप अगर मेंटल स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तो टेम्पोरल स्पाज्म आ जाता है, मतलब यहाँ के जो मसल्स रहते हैं ना, वो स्पाज्म में जाते हैं और बहुत पेन रहता है, तो उस वक्त मेडिसिन अलग रहता है। अच्छा। अगर नेक्स्ट टाइम आप आ गए और आपने कुछ खाना खाया नहीं है सुबह से, और बहुत धूप में घूम रहे हैं और आपको पेन होने लगा और आप मेरे पास आ गए, तो मैं वो जानना कोशिश करूंगी, और मैं आपको उसमें सुचेखर यूज करूंगी या फिर दुर्वा यूज करूंगी। ओके, सो इट चेंजेस टाइम टू टाइम। ओके, बट मेरा रेगुलर पेन है जो मुझे हर सप्ताह 10 दिन में होता है, मतलब मेरा एक हेडेक का ही, दैट इज डिफरेंट, दैट नेवर कम्स इन एक्यूट पेन। ओके, इट इज अ केस स्टडी। देन उस वक्त मैं आपको जो मेडिसिन दूंगी वो महीने का दूंगी, और देन मैं आपका असेसमेंट लेते रहूंगी हर महीने को, अभी कितना कम हुआ, कम कितना हुआ, तो पेशेंट बता देता है, इस महीने में 2 ही बार दर्द हुआ लेकिन इंटेंसिटी कम थी, ऐसे धीरे धीरे चला जाता है। हाँ, क्योंकि आप रूट्स पे काम करेंगे कि रूट्स पे इसके काम करो, जड़ क्या yes, है, हाँ, उसको कैसे निकाल सकते यस हैं, यस यस, हाँ, उसमें भी रहता है, सिम्टोमेटिक रहता है, मतलब व्याधि प्रत्यनिक बोलते हैं उसको, जो डिसीज है और जो सिम्टम है उसके लिए भी कुछ मेडिसिन है, वो भी हम उस वक्त देते हैं रिलीफ के लिए, और उसके साथ साथ हम जड़ के लिए भी मेडिसिन देते हैं। अच्छा, सो इट वर्क्स लाइक दैट। ओके, सो आयुर्वेदा का पूरा कॉन्सेप्ट, कोई भी पेशेंट हो, वात पित्त कफ, हाँ, 3 तरह की प्रकृति है, उसके बाहर हम नहीं जा सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते। तो मेडिसिन जो भी, हाँ, और जो भी पेशेंट रहेगा उसकी yes, सारी बीमारी का एनालिसिस इन तीन में से कोई एक कैटेगरी या कोई 2 कैटेगरी, एक नहीं, ऑलवेज 2, एक की रहती नहीं रहती है प्रकृति। प्रकृति ऑलवेज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 दोषा, वन इज प्रोमिनेंट, वन इज लिटिल लेस प्रोमिनेंट, मेजर एंड माइनर, मेजर एंड माइनर, या अच्छा, उसी के आसपास, मतलब उसी के प्रकृति के आसपास, हिसाब से yes, ही yes, ट्रीटमेंट yes, रन होगा। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। जनरली आयुर्वेद का ट्रीटमेंट, अगर आप किसी भी बीमारी का, मैं कोई मतलब कोई कैंसर जैसी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कोई नॉर्मल डिजीज का ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने चलता है? नहीं, आई विल कम टू दैट पॉइंट। कैसे रहता है, दुर्भाग्यवश से हमारे पास जब पेशेंट आते हैं, तो बहुत सारे क्लिनिक घूमने के बाद रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसे पेशेंट ज्यादातर हमारे पास आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट्स आर वेरी पैनिक एट दैट पॉइंट। उनको एक तो वो बहुत तकलीफ में होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जॉइंट पेन, घुटनों का दर्द या फिर कमर का दर्द, ऐसे। और when they enter my clinic or Ayurvedic clinic, they want miracle. So it is not going to happen. एक तो बहुत पेन किलर्स खाई हुई होती है, बाद में बहुत उल्टे सुल्टे ट्रीटमेंट्स हुए होते हैं, कुछ रिलीफ नहीं होता है, बाद में वो घूम घूम के आते। They do medical shopping most of the time. Many patient you can say. तो कैसे रहता है, अगर डिसीज जितना नया हो, मतलब लास्ट 2 मंथ से मुझे घुटनों का दर्द शुरू हुआ है, और अगर मेरे पास आप आते हैं, देन आई विल अश्योर यू विल रिकवर इन 15 to 20 days. अच्छा, Yes. 15 to 20 days? Yes.
और आपको उसके आगे मेडिसिन लेने का जरूरत नहीं? मैक्सिमम 1 मंथ। Okay. जितनी बीमारी पुरानी उतने मंथ्स लगते। if is 7 years old, then I require at least double the month, 14 months, Okay. 7 to 14 months। मतलब ऐसे नहीं है कि 7 मंथ्स तक कुछ भी नहीं होगा, आपको रिलीफ फर्स्ट मंथ से आना शुरू होगा, लेकिन अगर आपको रूट्स तक जाना है तो आपको एटलीस्ट 7 मंथ्स लगेंगे। अच्छा। उसको भी कैलकुलेशन ऐसे नहीं है कि उसमें भी। और एक चीज मैं बताती हूँ, 2 या 3 महीने में, पहले 2 या 3 महीने में अगर आपको कोई भी रिलीफ नहीं आता तो मैं खुद बताऊंगी, यू स्टॉप द मेडिसिन, द पैथी इज नॉट वर्किंग फॉर यू। कुछ तो रिलीफ आना ही चाहिए, 10%, 20%, 30% तक, इसके आगे नहीं जाएगा, लेकिन 20-30% तो आना ही चाहिए, और वो आता है, 100% आता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 50% तक कवर हो जाते हैं, लेकिन आई विल नेवर एश्योर दिस, बिकॉज हम अगर 50% कवर एश्योर करेंगे तो लोगों को 70-80% तक अपेक्षाएं बढ़ जाती है। So it's not a long-term affair. Ayurveda is not a long-term affair. You will get relief within 15 to 20 days. Okay. हाँ, ये डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी कितनी नहीं, पुरानी है। बीमारी कितनी भी पुरानी हो, लेकिन in 15 to 20 days you will get some relief. अच्छा, relief start हो Yes, जाएगा। definitely it will start. But good results, assured results, और treating the root अगर आपको अच्छे से करना है, then you have to be patient. That is important. अच्छा, बट आयुर्वेदा में हाँ, पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ेगा। येस, दॅट इज इम्पॉर्टंट। पेशेंट मस्ट बी। पण मी तुम्हाला सांगते की ॲलोपॅथीमध्ये किंवा ॲलोपॅथी असं नाही म्हणते, तुम्ही डायबिटीज घ्या, हार्ट डिसीज घ्या, नी पेन घ्या, सर्जरी इज डिफरंट. आय एम टॉकिंग अबाउट द मेडिसिनल मॅनेजमेंट. डायबिटीज मैनेजमेंट क्लिनिक, हार्ट ट्रबल मैनेजमेंट, मतलब टैबलेट शुरू रहती है, बाद में कोलेस्ट्रॉल मॅनेजमेंट. कुठेतरी डायबिटीज पूर्ण बरा केलाय, हार्ट डिसीज पूर्ण बरा केलाय, असं कुठेतरी तुम्ही ऐकता का? ऑल आर मॅनेजिंग. ओके, एलोपॅथी. हा, मॉडर्न मेडिसिन मध्ये, आणि त्यात त्यांचा दोष नाहीये, ती त्या पॅथीचं ऑब्जेक्टिव्ह वो है, इंटेंट नाही, त्या पॅथीचं ते लिमिटेशन आहे. इट इज द लिमिटेशन ऑफ द पॅथी. इट इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ देअर नॉलेज. They are also very knowledgeous and they know everything, but they don't have any medicine for that. So मग तिथे काय आहे सांगा, तिथे पेशंटलीच राहावं लागतं. कुठचा डायबिटीस बरा करून देतात, कोणीतरी ते क्लेम करतात का? नाही करत कोणी क्लेम. आयुर्वेदा में पॉसिबल है, कुछ जगह पॉसिबल है. येस, joint pain can be joint pain is reversible, diabetes is reversible. अच्छा, Yes, joint pain, sciatica pain, then slip disc diseases like slip disc. अच्छा, These all are बैक पेन reversible. वगैरह. Yes, back pain. Many diseases are reversible in Ayurveda. Okay. I have such So cases. Ayurveda works for Ayurveda will work for diabetes reversal. Yeah, of course. For knee pain Knee और pain, arthritis. Yeah. अच्छा. अगर आर्थराइटिस ही आप लेंगे ना, तो आर्थराइटिस की 4 स्टेजेस रहती है. फर्स्ट स्टेज में क्या रहता है, कार्टिलेज जो रहता है, मतलब वो सॉफ्ट हो जाता है घुटनों का. सेकंड स्टेज में उसके फाइबर्स निकलते हैं. जो फर्स्ट स्टेज रहती है उसमें सॉफ्ट कार्टिलेज जब सॉफ्ट हो जाता है तो थोड़ी बहुत पेन रहती है, ज्यादा पेन नहीं रहती. इट गिव्स लिटिल पेन, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट इग्नोर दैट. सेकंड स्टेज में फाइबर्स निकलते हैं, तो उस वक्त पेन थोड़ी बढ़ जाती है, चढ़ते उतरते थोड़ा पेन होना शुरू हो जाता है. थर्ड स्टेज में वेट बेरिंग एरिया जो इनर साइड ऑफ द नी रहता है, उसमें पेन शुरू हो जाता है. अच्छा. एंड लास्ट स्टेज इज द फोर्थ स्टेज, उसमें कार्टिलेज पूरा, मतलब त्या कार्टिलेज पूर्ण झिजणं असं म्हणतो आम्ही ह्याच्यामध्ये, आणि हाडं घासायला लागतात एकमेकांवर, आणि
देन लिंपिंग शुरू हो जाता है पेशेंट का, पोस्चर चेंज होता है, स्टांस बदल जाता है, चलते उठते बहुत तकलीफ होने लगती है, वॉकिंग मूवमेंट भी चेंज वॉकिंग मूवमेंट चेंज होता है, वही लिंपिंग, ऐसे अकड़ के मतलब एक तरफ झुकते हैं बहुत बार चलते चलते, ऐसा भी होता है। पैरों में ये आ जाता है, बेंड आ जाता है उनके पैरों में, ये सब शुरू हो जाता है, ये लास्ट है। लेकिन लास्ट तब सर्जरी बहुत बार करनी पड़ती है। अच्छा, जब ये बेंड वाली सिचुएशन आ जाती है, हाँ, पेन रुकवा सकते हैं लेकिन बेंड नहीं रिपेयर कर सकती। लेकिन उस वक्त तो उस स्टेज तक जाना ही क्यों है? इफ यू विल कम इन फर्स्ट और सेकंड स्टेज, आयुर्वेद कैन डेफिनेटली वर्क and it can reverse the knee pain and all the damages of cartilage that Ayurved can promise. त्याच्यामध्ये खूप ट्रीटमेंट्स आहेत, त्याच्यामध्ये बस्ती दिली जाते. बस्ती इज एनिमा. एनिमा इज द medicated oils we used to give through the route of administration is anus. For that is a बस्ती दिली जाते. बस्ती हे आणखीन पुढे झालं. With medicines also we can treat arthritis. अच्छा, प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन. Yes, we can treat arthritis and arthritis is reversible. Yes, that I can definitely tell you. मग त्याच्यामध्ये खूप वनस्पती वापरल्या जाते, निर्गुंडी वापरली जाते. निर्गुंडी नावाची वनस्पती आहे की ज्याचा पाला काढून शेक तयार केलं, त्याचं म्हणजे त्याच्यामध्ये थोडं तेल घातलं जातं, मोहरीचं तेल, लसूण, गार्लिक क्लोव्ज आणि ते कढईमध्ये भाजून म्हणजे असे करून रुमालात बांधून त्याचा शेक दिला जातो, ज्याच्यामुळे इन्फ्लमेशन जे असतं जॉईंटवरचं ते कमी होतं, पेन कमी होतं. पोटातून गेला औषधं दिल्या. इथे आयुर्वेदाचा विचार फार महत्वाचा असतो. स्ट्रक्चरली वी हॅव जस्ट डिस्कस्ड हाऊ आर्थरायटिस हॅपन्स, व्हॉट आर द स्टेजेस, बट व्हाय आर्थरायटिस हॅपन्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हियर सिद्धांत कम्स. तो व्हॉट हॅपन्स, अस्थि धातूची, मी मगाशी जे सांगितलं तुम्हाला, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, त्याच्यामध्ये अस्थि धातू जो आहे मीन्स बोन्स, याची निर्मिती, द प्रोडक्शन ऑफ बोन्स, इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द सिकम. ओके, सॉरी, हेल्थ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यू कॅन से, यू विल अंडरस्टँड दॅट मोर. हेल्थ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइनच्या शेवटच्या भागामध्ये च्या हेल्थशी अस्थीच्या निर्मितीचा संबंध आहे. So when I'm treating knee joint pain, I must treat as a Ayurved consultant health of the large intestine. अच्छा, Yes. So आपका बोलना है नी पेन वहां से रिलेटेड. Yes. So इसीलिए प्रकृति परीक्षण लगता है. उसमें हमको पता चलता है उनके बॉवेल हैबिट्स कैसे हैं, उनको भूख लगती है कि नहीं लगती है, उनको और कुछ तकलीफ है क्या, गैसेस है क्या उनको, तो वो सब मुझे देख के उस पे अगर मैं मेडिसिन दूंगी तो डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा. डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं वो अच्छे से घुटनों तक आने लगेंगे या कोई भी जॉइंट तक आने लगेंगे, बिकॉज दे उनका सोर्स तो ब्लड ही रहता है न्यूट्रिएंट्स का, उनके वहां तक जाने का, और फिर दे विल स्टार्ट रिकवरिंग. अच्छा, सो ये इट इज यूनिकनेस ऑफ आयुर्वेद. That's why we don't have special doctors for joint pain. आर्थराइटिस के डॉक्टर नहीं है मेरे पास आयुर्वेद में, डायबिटीज के डॉक्टर नहीं है, बिकॉज वी ट्रीट माइंड एंड बॉडी एंड to remove the root of the problem. Yes, mind and body together. We cannot treat just knee as different. We cannot take the knee away from your body and treat that. That is the uniqueness or unique feature of Ayurveda. When the patient comes to me for knee pain, I have to check his nails, I have to check his hair, I have to check his digestion, I have to check his mental state. For example, if you are working in some corporate field and you are getting some good food to eat every day,
but you have a lot of pressure on your head. Mental stress you mean. Yes, why not mental stress, workload only, but that is target oriented or something like that. Then you will not realize what you are eating. You will just technically eat that. Okay. That will affect your digestion, and that will create some or another disease or some or another symptoms in your body, maybe at that time or maybe after some days. अच्छा, हाँ, मतलब everyone. जो मैं खाना खा रहा हूँ, Yes. चाहे खाना अच्छा खा रहा हूँ, हाँ. बट मैं क्योंकि अच्छे से नहीं खा रहा हूँ, हाँ. तो वो ओके. Because you are not focusing on what you are eating. You have focus. Your focus is on your work. Like that, if we are talking at this point, if I'm not focused with what I'm talking, I cannot deliver good things. So while eating also the same thing happens. Then your body will not deliver good micronutrients. इसीलिए डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तभी आप साथ में ट्रीट करते हैं, मतलब प्रकृति की शुरुआत, प्रकृति पहचानने से लेके फिर आप पता करते हैं कि फूड हैबिट्स क्या है, मेंटल पोजीशन क्या है. Yes. और ये सब होता है नी पेन के केस में, मतलब ये नी पेन में भी होता है. दैट्स आई एम कमिंग टू पॉइंट. नी पेन के बारे में तो हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन वही मैं बोल रही हूँ कि 2-3 चीजें रहती है कि देखिए, few things are common everywhere, basic things like if there is a mental stress and if you are not eating with peace of mind, then definitely it is going to create some problem in your digestion. First. Second thing is that if you are not eating good quality of food, then also it is going to create problem. उसमें बेसिक जो ऑयल, उसमें कम ऑयल, ये सब बातें उसमें आती है. Third thing is that it is a very vast. I will just mention it because our subject will divert. We will take another episode on that. We can take organic food. Third point is the food which we are eating. All food is chemically treated or pesticide treated, but we are helpless in that. So I don't want to discuss that because कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में, तो उसके बारे में बात करके क्या करेंगे. सो थर्ड पार्ट जो है ना, वो अनट्रीटेड ही रहेगा. उसके लिए कुछ अलग से सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे. लेकिन पहले 2 पार्ट तो हम लोग कर सकते हैं, जैसे अच्छे से खाना, शांति से खाना, विथ पीस ऑफ माइंड, फुल फोकसिंग ऑन फूड. वो भी अगर करेंगे तो बहुत डिफरेंस हो जाएगा. एंड सेकंड इज गुड क्वालिटी ऑफ फूड. गुड क्वालिटी ऑफ फूड में ज्यादा से सादा खाना आता है. अच्छा. गुड क्वालिटी ऑफ फूड मीन्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड. सादा खाना, उसमें घी होना चाहिए. इट मस्ट इंक्लूड सम घी. इट मस्ट इंक्लूड सम क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स. इट मस्ट इंक्लूड सम कार्बोहाइड्रेट्स, सम रफेज जिसको फाइबर्स बोलते हैं. ये इट शुड बी बैलेंस. Balanced diet, freshly cooked, like that. This simple rules, if we will follow, it will create good things in your life, definitely. So these are common. So if you are not following these rules, then it is going to create some problem about your health. Again, everyone is not getting knee pain. Everyone is not getting diabetes, or everyone is not getting heart disease, or everyone is not getting hair fall. So why it happens? If you are taking a group of 10 people having a lot of stress and not following any diet routine, but everyone from that group of 10 have some different issues. Some might have knee pain, one might have raised BP, one might have diabetes, one might have asthma, and maybe 3-4 people they don't have
any major complication that is reported to doctor. Why it happens? Have you any clue? Okay, it is related बट to इंटरेस्टिंग, क्योंकि हाँ खाना तो ऑलमोस्ट सेम है और Yes. वर्किंग स्टाइल लगभग लोगों की सेम है, हाँ। बट फिर भी सबकी बीमारियां, आपका अलग कहना अलग है है, अलग है, सबकी अलग अलग बीमारी है, अलग 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 है। अलग है. Yes, हाँ, yes, yes. that should It's be- very interesting. It is related to your genetics. तसं आपल्या शरीरामध्ये जेनेटिकली काही वीक फॅक्टर्स आणि काही स्ट्रॉंग फॅक्टर्स, आपण पूर्ण अच्छा. जेनेटिक असतो ना, हम्म, म्हणजे स्टार्ट फ्रॉम द हेअर टू नेल, एव्हरीथिंग इज जेनेटिक. genetic, हाँ. हाँ. तर मग आपल्याला मागच्या पिढ्यांमध्ये कोणाला डायबिटीज असेल, और अनदर थिंग इज दैट जीन्स डॉर्मेंट रहते हैं, ऐसे कुछ नहीं रहते कि हर एक में वो उभर कर आता ही है. अच्छा अच्छा. लेकिन अगर आप फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट करोगे डिसीज के लिए, तो जो आपका वीकनेस है वो पहले आ जाएगा. हम्म, जैसे डायबिटीज, अगर आपके पापा को डायबिटीज है या फिर आंटी को डायबिटीज है, बुआ को डायबिटीज है, मतलब any of the हाँ, family member. हाँ. तो यू आर प्रोन फॉर डायबिटीज. ओके. अगर ये जानकर एज अ ऑन प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, इफ यू आर टेकिंग सम एक्शन, देन यू कैन अवॉइड डायबिटीज फर्स्ट, और यू कैन पोस्टपोन डायबिटीज. अगर आपको 40s में होना है तो एटलीस्ट वो 50-60 तक तो जाएगा ही जाएगा आगे. अच्छा. एंड अगेन इफ यू आर डूइंग गुड विथ योग, मेडिटेशन, आयुर्वेद, डाइट एंड ऑल दिस थिंग्स, हेल्दी लिविंग हाँ लाइफ स्टाइल. हाँ हेल्दी, तो डायबिटीज होने के बाद भी यू कैन मैनेज डायबिटीज हैप्पीली. दैट इज द थिंग. सो एवरीवन गेट्स डिफरेंट प्रॉब्लम्स. अगर मम्मी को एस्थमा है किसी के, तो आप में वो जीन्स रहते हैं. बहुत फेवरेबल कंडीशंस, यानी हर जगह से बम्बार्डिंग, बैड डाइट, बैड लाइफस्टाइल, रात को जगना, सुबह जल्दी नहीं उठना, खाना अच्छा नहीं खाना, ब्रेड बेकरी प्रोडक्ट्स ज्यादा खाना, ऐसे जो कुछ भी उसमें, तो वो एड ऑन हो जाते हैं पॉइंट्स और वो तकलीफ शुरू हो जाती है. इसीलिए हम रूट्स पे जाते हैं अगेन. तो मतलब आपका जो ट्रीटमेंट स्टाइल है, हाँ, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन के साथ जरूरी है कि पेशेंट फूड हैबिट्स या Yes. डाइट चेंज करे. यस यस यस. अच्छा, तो मुझे हाँ. मुझे ये जानना है कि कोई एक प्रोडक्ट जो आप हमेशा के लिए मना करते हैं कि ये तो खाना ही नहीं चाहिए, मतलब जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट हो गया जो आप समझते हैं कि ये मतलब ये खाना बंद करेंगे तो ओवरऑल आपकी हेल्थ तो अच्छी रहेगी. जो Yes. भी प्रोडक्ट जो बहुत, जैसे कि मैदा हो गया, इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप ये तो खाइए ही मत. अभी मैं एक बात बताती हूँ. आजकल मतलब इट्स अ गुड थिंग कि डाइट अवेयरनेस सभी पैथीज ने एक्सेप्ट किया है और उसके लिए बहुत काम भी करे लोग. लेकिन देर आर सम कॉन्ट्रोवर्सीज, लाइक आई विल टॉक ओनली अबाउट द दही और कर्ड. कर्ड में प्रोबायोटिक रहता है. येस, आई नो दैट इट हैज प्रोबायोटिक, बट हर एक को खुद के कुछ अंगीभूत क्वालिटीज रहती है, गुण रहते हैं उनके. तो दही इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट. अच्छा. यस, कर्ड इज हार्ड टू डाइजेस्ट, इट्स हेवी फॉर डाइजेशन. तो दही, लेकिन छाछ, उससे बनाई हुई छाछ, इट इज वेरी इजी फॉर डाइजेशन. इट इज कॉल्ड एज ए अमृत इन आयुर्वेद. अच्छा. या अच्छा. ये दो ही चीज मैं बताऊंगी. दही इज ऑलमोस्ट प्रोहिबिटेड इन आयुर्वेद. प्रोहिबिटेड. या, एंड छाछ इज ऑलवेज एडवाइज्ड. अच्छा. फिर भी अगर दही खाना ही है आपको, तो वो दोपहर को खाइए, रात को मत खाइए, क्योंकि बिकॉज वेरी दह्याने काय होतं, दही यामध्ये क्लेद असतो, चिकटपणा असतो एक प्रकारचा. पचायला अतिशय जड असतं दही. जरी ते थंड लागलं तरी ते पचायला जड असतं. ते चवीला खूप छान असतं, पण ते पचायला जड असतं. अनेक आजारांचं मूळ दह्यामध्ये आहे. म्हणजे दही खायचंच नाही का, तर असं नाहीये. दही खायचं तर दुपारी खा, किती खा, लोणच्याच्या फोडी एवढं पानावर घ्या. अच्छा. आणि दह्यातली कोशिंबीरच खायची असेल तुम्हाला, तर आम्ही त्याला असं सांगतो की 100 वेढे घुसळून घ्या दही. म्हणजे मग त्याच्यावर अग्निसंस्कार होतो. जेव्हा हाताने घुसळलं जातं दही, तेव्हा हीट क्रिएट होते.
आणि ते पचायला हलकं होतं. असं दही थोडंसं तुम्ही खा. ओके. पावसाळ्यात दही खाऊ नका. जो मथने वाला दही है वो मथने खाना वाला चाहिए, है, बट हाँ. अभी जो दही जिस स्टाइल से अभी हाँ, कर रहे हैं वो हाँ. वाला हाँ, नहीं वो भी मथ के खाओ. अच्छा मथ के खाइए. हाँ, मत. अच्छा हाँ. मथ के खाइए तो फिर वो लस्सी जैसा हो जाता है वैसे. नहीं, उसमें आप ऐड मत कीजिए शुगर कुछ. कुछ add शुगर मत बिगर कीजिए. मत अच्छा. इस बिकॉज अगेन हेवी अच्छा. लस्सी की वजह से. बट ऐसे- दही की प्रकृति खुद की प्रकृति गर्म है जनरली. यस यस इट्स यस. ये बहुत बड़ा मिथ है कि दही अगर आपको गर्मी दही लग रही है तो बिल्कुल आप एक ठंडी गिलास दही ठंडी. पी लीजिए, लस्सी नहीं पी नहीं लीजिए. नहीं, वही तो इसीलिए मैंने मेन इस पे बोला. दही इज वेरी पॉपुलर. कर्ड इज वेरी पॉपुलर एंड एवरीवन लव्स कर्ड. तो इसलिए मैंने उसके बारे में बोला. हाँ. बट दही गर्म है. दही हाँ, दही गर्म है और इट इज हार्ड टू डाइजेस्ट. हार्ड टू डाइजेस्ट. या बहुत सारे बीमारियों में दही हम अपथ्य करके बंद कर देते हैं. एज अ बैलेंस, क्या बोलते हैं, एज अ डॉक्टर अभी मैं बहुत सारी चीजें मैंने खुद की कुछ डिसाइड किए, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगी. अगर एक 5-10 दिन की बीमारी है, 1 महीने की बीमारी है, तो मैं बहुत ज्यादा डाइट नहीं बताती लोगों को. बेसिक चेंजेस देती थी कि जैसे रात का खाना जल्दी खाइए. मतलब मैं ऐसे नहीं बोलती कि 6 बजे खाइए, 8 बजे खाइए, नो प्रॉब्लम. खाना शांति से खाइए, बस जो भी खाएंगे वो शांति से खाइए और जितना हो सके घर का बनाया हुआ खाइए. और जो कोई भी चीजें बहुत ज्यादा उसमें एक आध डिशेज में प्रोहिबिटेड रहती है, वही मैं उस डिशेज के लिए बंद कर देती हूँ. ये मत खाइए, बाकी सब खाइए. तो क्या होता है ना, अगर मैं इफ आई विल गिव द लिस्ट ऑफ द थिंग्स नॉट टू ईट, पेशेंट फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कुछ भी नहीं करते. ना वो आयुर्वेद की तरफ आते हैं, ना वो अच्छे होते हैं, और वो चलता रहता है. तो मैंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से बनाया है मेरा उसके बारे में ओरिएंटेशन कि ज़्यादा बड़ी बीमारी ना हो तो मैं बहुत ज़्यादा डाइट नहीं देती. एंड द ब्यूटी ऑफ द आयुर्वेदा इज दैट आई हैव एक्सपीरियंस पेशेंट गेट क्योर ओनली विथ मेडिसिन. मैं ऐसे नहीं बोलती कि मैं सर्दी का मेडिसिन दे रही हूँ आप दही खा लो रोज, ऐसे नहीं बोलती, लेकिन मैं बहुत ज्यादा नहीं बताती. एंड देन ऑल्सो पेशेंट गेट क्योर और पेशेंट गेट रिलीफ. क्योंकि अचानक से, मतलब मैं अभी जैसे आप तो राजस्थान से है तो आप गर्मी की प्रदेश से हैं, तो उनको मैं उधर बोलूंगी कि आप स्वेटर पहन के घूमो तो वो नहीं, वो मेरे पास आएंगे भी नहीं फिर से. हाँ, तो वो योजकस तत्र दुर्लभा, ऐसे हमारे योजक मतलब वैद्य या डॉक्टर, उसको ये डिसाइड करना जरूरी है कि क्या इस पेशेंट के लिए जरूरी है. अच्छा. उसकी सोशल पोजीशन, इकोनॉमिक पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, घर में उसके क्या है. इसीलिए फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है. ओके. एज I would say it with proud कि being आयुर्वेदिक फिजिशियन, आई एम फैमिली डॉक्टर फॉर मेनी पेशेंट्स. अच्छा. क्योंकि मुझे पता रहता है इनको क्या, कहाँ तक ये अपना लिमिट एक्सटेंड कर सकते हैं और फिर भी मैं उनको अच्छा कर सकती हूँ. तो मैं कभी कभी हाँ ठीक है खा लो ये, लेकिन ये मेडिसिन ले लो. इसीलिए फैमिली डॉक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अगर बात करेंगे छाछ की, तो छाछ भी कोई लोगों को मैं बोलूंगी कि आप मत पियो कुछ कंडीशंस में. और अनदर फॉर्मूला इज दैट एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड, जग में जो कुछ भी बना है वो सब यूजफुल है. कैसे यूज करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसे नहीं है कि टोटली प्रोहिबिटेड, ऐसा कुछ भी नहीं है. एक सूत्र है, जैसे अगर आप विष भी मात्रा में लेते, विष यानी पॉइजन, तो वो अमृत होता है. और अगर अमृत भी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो वो विष के समान, पॉइजन के समान हो सकता है. अति सर्वत्र वर्जित. यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ आयुर्वेद. अच्छा. ऐसे है, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते किसी चीज पे उंगली नहीं रख सकते. कुछ चीजें ऐसी है कि वो ज्यादा मत खाओ ये बताया गया है, अवॉइड करने को बोला है, लेकिन वो यूजफुल ही नहीं है ऐसा नहीं है.
अच्छा, ऐसे इस तो तरह कुछ से है। चीजें जैसे कि जो ज्यादा नहीं खानी चाहिए। हाँ, उसमें मैदा आता है, ब्रेड, बेकरी प्रोडक्ट्स रहते हैं, अच्छा, ये सब चीजें रहती है कि जो जितना आप लिमिटेड हाँ लिमिटेड खाओ उतना अच्छा रहता है। अच्छा, आपके ट्रीटमेंट में आप ये सजेस्ट करते हैं कि आप रिफाइंड ऑयल की जगह आप डबल सरसों का फिल्टर, तेल डबल या फिर सरसों का नहीं बोलती मैं, डबल फिल्टर ऑयल बोल यूज करने को बोलती कोल्ड हूँ। प्रेस्ड ऑयल। कोल्ड प्रेस के लिए मैं ज्यादा नहीं क्योंकि क्या है ना, मी थोडा बॅलन्स सोचणे, सर्वांसाठी आयुर्वेद ज्याला आपण म्हणतो, तर काय आता प्रॉब्लेम असा आहे की ऑर्गॅनिक गोष्टी सांगितल्या, कोल्ड प्रेस गोष्टी सांगितल्या, की जे तेल 300 रुपयाला मिळत असेल, 250ला मिळत असेल, ते 900 रुपयाला मिळत असेल. सो तुमचा आयुष्याचा एम काय आहे तो खूप महत्वाचा आहे. एवढं हे सगळं कशासाठी चाललंय हे खूप महत्वाचं आहे. कुठेतरी बॅलन्स ठेवणं खूप गरजेचं आहे. फक्त खाणं हे त्यांच्या म्हणजे ज्या माणसाचा अगदी मिडल क्लास फॅमिली जरी घेतली, खूप सारे खर्च असतात. एकाच गोष्टीवर फोकस करून नाही चालत. सो प्रत्येक गोष्टीत इंटरफिअरही मी करत नाही आणि इंटरव्हेन पण करत नाही. अनलेस अँड अंटिल इट इज नीडेड. बेसिक गोष्टी मी सांगते की रिफाईंड तेल वापरू नका, कारण हे केमिकली फिल्टर्ड असतं. डबल फिल्टर्ड तेल वापरा, जे फिजिकली फिल्टर्ड असतं. त्याच्यात कोणतेही केमिकल वापरण्याचं. 4 वेळा फिजिकली गाळलेलं तेल असेल तर ते निश्चित वापरा, पण केमिकली रिफाईंड तेल नका वापरू, बिकॉज केमिकल्स आर इन्व्हॉल्ड इन फिल्टरिंग दॅट ऑइल. इथपर्यंत मी सांगते. ज्याला परवडत असेल जरूर कोल्ड प्रेस घ्या, माझं त्याबद्दल म्हणणं नाहीये, पण ते प्रत्येकाला परवडेल असं नाहीये. आणि इट इज नॉट निडेड अकॉर्डिंग टू मी. तुम्हाला काही तेल प्यायचं नाहीये, तुम्हाला भाजीला वापरायचंय. आणि अप टू विच लिमिट यू विल एक्सटेंड. इफ यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑर्गॅनिक, कॅन यू गेट everything? No. Then it is better to maintain balance. Otherwise, the people get obsessed behind that. Another thing is that, are you going to stop hoteling at all? हफ्ते में 1 या 2 बार तो किसी ना किसी प्रकार से होटल में जाके खाना खाते. Are they using cold press oil? Are they using organic food? नहीं, ना कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ना ऑर्गेनिक फूड. होटेलिंग छोड़ दीजिए. द अनदर थिंग इज दैट वी यूज टू गो फॉर सम फैमिली फंक्शंस at some marriage hall, some vastu puja, everything. There are caterers are involved in the process. Caterers are delivering good tasty food. Good tasty food. Not quality food. No, it may be quality. Good tasty quality food you can say. But quality means, are they using cold press oil for your quality food? Without cold press oil also you can give quality food. So these things happen in your day-to-day life. If you will calculate a month, at least 10 to 12 days, 10 days, at least 10 days, for some or other reason you eat outside your home. True. In fast moving life, yes. आज की डेट में तो हो. So be balanced. Don't think so much about this. Okay. That is my personal view. तभी आपका जो ऑब्जेक्टिव है आयुर्वेद सर्वांसाठी. हाँ. सभी के लिए. Then only it can serve. अगर मैं ऐसे कहती रहूंगी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अफोर्डिंग नहीं है वो भी आयुर्वेद की तरफ आए, मैं उनके लिए भी कुछ सॉल्यूशंस दे सकूं, ये मेरी इच्छा है. जो घर महीना 10-15 हजार कमाते हैं, उनको अगर मैं ये सब चीजें बताऊंगी, then how can he take the Ayurvedic medicine? It is not about the cost. And it works. That I have experienced. अच्छा. जो मैंने बेसिक रूल्स बोले ना, वो भी अगर आप, क्योंकि we are literally away from our basic rules right now. Basic rules of the life. How to have a good life. Simple thing I will tell you. हाथ धुवून जेवा. That is also not following by so many people. This is the first obstacle
टू अवॉइड कॉन्टैमिनेशन विद बैक्टीरियाज एंड वायरस. उसके लिए हाथ धो के खाना खाइए, बट वो भी नहीं हो रहा. And it is not related to any pathy. Common sense. So work on that first, what I feel. Don't eat at least outside food which is people standing on the road. It is contaminated with lot of flies and what you know. Not to talk. So arthritis क्या है? आयुर्वेदा में इसका क्या ट्रीटमेंट है? आर्थराइटिस है क्या? और केवल घुटने का दर्द ही आर्थराइटिस में आता है या और कुछ कोई बड़ा मुद्दा है? यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आर्थराइटिस की जो अभी लास्ट कॉन्वर्सेशन में आपको आर्थराइटिस के घुटनों के दर्द के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया. तो आर्थराइटिस यानी संधिवात. संधिवात, गुडघेदुखी. शरीरामध्ये जिथे जिथे जॉईंट येतो त्याला सांधा म्हणतात. जिथे दोन बोन्स एकत्र येतात दॅट इज जॉईंट. जिथे हाडं दोन एकत्र येतात त्याला जॉईंट म्हणतात. आणि त्या ठिकाणी वेदना निर्माण झाली की त्याला आर्थरायटिस म्हणतात. ओके. व्हेनेवर देयर इज पेन ॲट एनी जॉईंट, आयटिस मीन्स इन्फ्लमेशन. अच्छा. सूज आणि वेदना. साधारण की त्याला आपण संधिवात असं म्हणतो. मराठीमध्ये संधिवात म्हणतात, इंग्लिशमध्ये आर्थरायटिस म्हणतात. आय थिंक हिंदीमध्ये तुम्ही आता काहीतरी शब्द गठिया असं म्हणतात. सो आपल्या शरीराचा जर विचार केला तर महत्वाचा सांधा म्हणून जो बघितला जातो तो गुडघा. कारण गुडघ्यावर आपल्या शरीराचं वजन येतं, त्यामुळे हा अतिशय महत्वाचा सांधा मानला जातो. पण तो सोडून सुद्धा हिप जॉईंटचा सांधा म्हणजे कमरेचा सांधा, शोल्डर म्हणजे ह्याचा सांधा, खांद्याचा सांधा, कोपर, मनगट, नंतर हे छोटे सांधे म्हणजे बोटांची ही जी बोट आहेत, पेरं आहेत, त्याच्यामध्ये जी हाडं आहेत ती पण एकमेकांना जुळलेली आहेत, तीही सांधे येतात. आणि ह्याच्यापैकी कुठच्याही ठिकाणी वेदना आणि सूज निर्माण झाली की त्याला आपण संधिवात असं म्हणतो. आर्थराइटिस. कोई भी जॉइंट में पेन है तो हाँ, तो उसको. त्याचप्रमाणे मानपाट कंबरदुखी म्हणजे नेक पेन, बॅक पेन ही पण एक प्रकारच्या आर्थरायटिस मध्येच येते. कारण तिथेही सांधा आहे एक प्रकारचा, कारण व्हर्टिब्राज आहेत जे एकमेकांवर आहेत. एक साखळी बांगड्यांसारखी त्याची रचना आहे, त्याच्यामधनं स्पायनल कॉर्ड जातो. तर हे आर्थरायटिस, त्याचाही संबंध आर्थरायटिसशी येऊ शकतो. म्हणजे आपण एकत्र त्याचा विचार करू शकतो. आता ह्या आर्थरायटिसची कारणं जर बघायची झाली तर त्याचा विचार महत्वाचा आहे. खूप सारी कारणं आहेत. एक स्त्रियांच्या बाबतीमध्ये एक केस मी तुम्हाला सांगायला मला आवडेल की माझ्याकडे एक महिला आली होती, एक 50-52 वर्षाची. त्यांच्या सगळ्या सांध्यांवर सूज होती, इन्फ्लमेशन ॲट ऑल जॉईंट्स. अच्छा. इन्क्लुडिंग फिंगर जॉइंट्स. फिंगर जॉईंट, येस, ऑल जॉईंट्स. आणि खूप ठिकाणी ट्रीटमेंट घेऊन झाली होती त्यांची, पण त्यांना काही रिलीफ येत नव्हता. कोणीतरी नाव सांगितलं आणि मग त्या माझ्याकडे आल्या. तर जेव्हा त्यांची केस हिस्ट्री घेतली, व्हेन आय टूक हर केस हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा फॉर प्रकृती परीक्षण अँड ऑल, इन दॅट आय गॉट द इन्फॉर्मेशन, टू इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन, दॅट शी went through 3 to 4 abortions in her young age. And the next thing is that when she delivered a baby, she has a baby, maybe now he's of age, I think 20 years now, her baby. But after her delivery, she could not follow the lifestyle which is mentioned in Ayurveda, which is named as Sutikacharya. Acha. Yeah, it is a typical lifestyle. It is mentioned in Ayurveda, which the lady or the every woman has to follow after delivery. So, क्या नाम है उसका? Sutikacharya. अच्छा. Post delivery. Yeah, post delivery. तर ती त्यांनी फॉलो केली नव्हती अजिबातच, बिकॉज ऑफ मेनी रिझन्स. त्यात काही त्यांचा दोष होता असं नाही. सोशल रिझन्स, इकॉनॉमिक रिझन्स, घरात कोणी बघायला नव्हतं. त्याच्यामध्ये काय झालं होतं की त्याच्यामध्ये काय असतं की गरम पाणी प्यायचं असतं, पोट बांधायचं असतं, थंड हवेमध्ये जायचं नसतं,
पायामध्ये चांगल्या क्वालिटीचे चप्पल कंटिन्युअस, सॉक्स कंटिन्युअस वापरायचे असतात. जड काही खायचं नसतं, पचायला जड, म्हणजे त्याच्यामध्ये कोणत्याही मिठाया किंवा काहीही शिळं पाकं खायचं नसतं. त्याच्यामध्ये बाजरीची भाकरी, शेपूची भाजी जी कोठा साफ ठेवते, किंवा पचायला हलकी आहे, अशा काही गोष्टींचं वर्णन स्पेसिफिकली केलेलं आहे. तेवढंच खायचं असतं. अंगाला रोजच्या रोज तेल लावून घ्यायचं असतं. अच्छा. अशी साधारण 3-1 महिन्याची ती परिचर्या दिलेली आहे. 3 महिने. हा, साधारण. तर ती का फॉलो करायची असते? कारण गर्भाशय आणि स्त्री शरीर हे खूप मोठ्या घटनेतून जातं. अच्छा. डिलिव्हरिंग अ बेबी ही खूप मोठी घटना आहे. त्याच्यानंतर त्या शरीरामध्ये अनेक बदल घडलेले असतात. 9 महिने ते बदल ते शरीर कॅरी करत असतं. आणि रिटर्निंग बॅक टू नॉर्मल ह्याच्यासाठी एक फेज द्यावी लागते, मध्ये काही वेळ द्यावा लागतो. ती गोष्ट म्हणजे सुतिकाचर्या असते. ती न फॉलो केल्यामुळे अनेक टॉक्झिन्स त्यांच्या शरीरामध्ये अॅक्युम्युलेट होत गेली आणि त्यांचा संबंध, आणि त्याच्या मागे त्यांची 3 का 4 अबॉर्शन झाली होती. तर ती 3-4 अबॉर्शन सुद्धा 3ऱ्या-4थ्या महिन्यात, 5व्या महिन्यात, 6व्या महिन्यात अशी झाली होती. सो 6व्या ते सुद्धा एक प्रकारची डिलिव्हरी म्हणून धरलं जातं. दो बेबी वॉज नॉट सर्वाइव्ड, ते एक प्रकारचं काउंटेड एज डिलिव्हरी. हा. त्यानंतरही काही पाळलं गेलेलं नव्हतं. अच्छा. जनरली खूप कमी वेळा पाळलं जातं, कारण त्यावेळेला स्त्री स्वतः एका मेंटल शॉकमध्ये असते. आजूबाजूची परिस्थिती, लोकही बऱ्यापैकी डिप्रेस असतात म्हणा, किंवा मेंटल शॉकमध्ये असतात, आणि लक्ष दिलं जात नाही त्या स्त्रीकडे. और इन्फॉर्मेशन भी नहीं है ना, मतलब पता ही नहीं है कि करना पताही क्या, नाहीये. पता हा. है. आणि लक्षही दिलं जात नाही. हेही थोडंसं असतं की हा. आणि आत्ताचा काळ असा आहे की डिमांड अशी आहे की ठीक आहे, झाले एक 15-20 दिवसात जॉबला जावं लागतं. सो शी कुड नॉट गिव्ह टाइम फॉर हर सेल्फ ऑल्सो. तर अशामुळे ही टॉक्झिन्स वेगवेगळ्या रूपामध्ये तिच्या शरीरात साठून राहिली होती त्यांच्या, आणि ती सांध्यांच्या ठिकाणी साठली होती. आणि मग हळूहळू त्याचं रूपांतर जॉईंट पेनमध्ये झालं. अच्छा. सो फॉर मी, बाकी पण अनेक रिझन्स होती, खाण्यापिण्याच्या वेळा नव्हत्या किंवा काय व्हॉटेवर, पण मूळ तिथे एक मोठा सोर्स मला मिळाला. मग इथे औषध बदलतं. अच्छा. मेडिसिन हिअर प्रिन्सिपल्स वर्क्स, हाऊ वी ट्रीट द रूट कॉज. ते औषध बदलतं. आता मी काय ते रेगुलर जॉइंट पेन का जो दवाई देते हैं वो वहाँ काम नहीं करेगा? नहीं, वो करेगा, लेकिन उसके साथ साथ मुझे रूट्स ट्रीट करने के लिए कुछ अलग मेडिसिन यूज करनी पड़ती है. उसमें हम प्रताप लंकेश्वर रस करके एक मेडिसिन है, जैसा वो यूज कर सकते हैं. कुछ गर्भा मतलब यूटेरस पे काम करने वाली चंद्रप्रभावटी जैसी मेडिसिन है, वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, जो एक्चुअली आर्थराइटिस में नहीं है. ओके. हाँ, they are not indicated in arthritis. Okay. But we have to use it for such reasons. So कुछ डाइजेशन के लिए मेडिसिन यूज करते हैं उसमें, so that टॉक्सिन्स गेट डाइजेस्टेड. और इस तरफ से हेल्प देने के बाद विद गॉड ग्रेस एंड ऑल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, बहुत दिन लगे, 9 महीने लगे हमको, क्योंकि बहुत सालों का था. लेकिन शी वॉज टेकिंग डेली कॉम्बिफ्लेम. आई फॉरगॉट दैट. Daily half Combiflam she was taking. अच्छा. When she came to me. अच्छा. For many months. अच्छा. धीरे धीरे पहले मैंने उनकी कॉम्बिफ्लेम बंद कर दी, मतलब पेन किलर बंद कर दी. पूरी बंद नहीं की, पहले हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे कर करके बंद कर दी. कभी जब जरूरत पड़े तो जरूर लेना, ऐसे करके. और जो ये सब ट्रीटमेंट जो उसमें हमने बस्ती की, ज्यादा लोड हमारा मेडिसिन पे ही था, और उससे ही वो अच्छे हो गए. उनको डाएट अच्छे से फॉलो करना पड़ा. अच्छा. बिकॉज काय म्हणतो ना, शत्रू जितका मोठा असेल तितका आपल्याला प्रतिकार जोरात करावा लागतो. तसं ते आहे की ते शत्रू मोठा होता. हिअर आय गिव्ह स्ट्रिक्ट डाएट. अच्छा. हा, दॅट इज इम्पॉर्टंट. सो ऍज अ डॉक्टर, ऍज अ वैद्य, आय हॅव टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू पेशंट. ओके. And she was eager to get rid of these symptoms. So she did everything. अच्छा. Whatever I told her. And ये कितने टाइम से चल रहा था उनका जॉइंट पेन, मतलब सूजन सब जो? Almost 8 to 9 years. अच्छा. Almost. और आपने 8 से 10 महीने 9 महीने में उनका almost everything went away.
एंड आफ्टर दैट भी उनका थोड़े दिन मेडिसिन शुरू थे. नाउ शी इज नॉट कमिंग टू मी, शी इज ओके. अच्छा. Yeah. बट ये दिस इज केस ऑफ आर्थराइटिस विद डिफरेंट ट्रीटमेंट, क्योंकि Yeah. आपको रूट कॉज हाँ, आइडेंटिफाई तो रूट कॉज बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं सिर्फ जॉइंट पेन पे मेडिसिन देती रहती तो शायद मैं उनको अच्छा नहीं कर सकती थी. ओके. मतलब जो आर्थराइटिस मतलब कैसे रहते हैं, व्याधी प्रत्येक म्हणून काही औषधांचा ग्रुप आहे, शास्त्रोक्त ग्रंथोक्त, मतलब साइंटिस्ट ने जो हमारे लिख के रखा है उसमें उसमें योगराज गुगुल आता है, सिंहनाथ गुगुल करके मेडिसिन आता है, महावात विध्वंसक रस करके मेडिसिन, तो वो भी काम करते हैं, वो भी देना पड़ता है, वो भी मैंने यूज किए थे. लेकिन सिर्फ अगर मैं वही देती रहती तो शायद मैं अच्छा नहीं कर सकती. अच्छा. या फिर अच्छा हो भी जाता तो टेम्पररी हो जाता. हाँ, वो वापस. यस यस यस. Okay. हाँ, सो वी हैव टू ट्रीट द रूट कॉज. सो मैं कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो बहुत सारे जो संधी रहते मतलब जॉईंट रहते त्या जॉईंटला सूज येणं, दुखणं, रंग लाल होणं तिथनं, कधी कधी स्पर्श गरम लागणं, म्हणजे टच जो असतो तो गरम असतो तिथला, अशा पद्धतीची काही खूप लक्षणं त्याच्यामध्ये येतात. तर त्या रिझन्स मध्ये आपण बोलत होतो, मी रिझन्स वरून ह्या केसकडे आले. त्याच्यात खूप सारे रिझन्स असतात. त्याच्यामध्ये ओबेसिटी एक महत्वाचं रिझन आहे गुडघेदुखीमध्ये, कारण खूप अतिरिक्त वजन गुडघ्यांवर आल्यामुळे गुडघ्याचे सांधे झिजायला लागतात. दुसरं आहे हॉर्मोनल पिल्स कंटिन्युअसली घेणं, पाळीसाठी, पाळी पुढे मागे करण्यासाठी पिल्स घ्यायची खूप बायकांना सवय असते, त्याचा एक प्रकारचा परिणाम स्त्री शरीरावर होतो. पाळीच्या तक्रारी वाढतात, त्याचा इनडायरेक्ट परिणाम होऊ शकतो. त्याच्यानंतर डायबेटीस मध्ये आर्थरायटिस डेव्हलप होतो नंतरच्या ह्याच्यामध्ये. कारण आयुर्वेदा में तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट है नहीं, कोई आयुर्वेदा में तो कोई ऐसा एडवाइस है नहीं कि आपको ऐसी कोई टेबलेट लेनी चाहिए जिससे आप. हाँ, निसर्गाने काही नियम दिलेले आहेत, बरोबर आहे. हा, स्त्री शरीराची रचनाच अशी केलेली आहे की दर महिन्याच्या महिन्याला स्त्री शरीरातली विष 4 दिवस शरीराबाहेर पडण्यासाठी निसर्गाने नियम दिलेले. ते जेव्हा तुम्ही पोस्टपोन करता किंवा प्रीपोन करता तेव्हा निसर्गाच्या अगेन्स्ट वागता. ओके. नेचर के अगेंस्ट. हाँ, नेचर के अगेन्स्ट आप बिहेव करते हो, शरीराला फोर्स करता, हॉर्मोन्सना फोर्स करता, म्हणजे हा एक प्रकारचा अत्याचार असतो शरीरावर. आणि हा तुम्ही कंटिन्युअसली करत राहिलात की हॉर्मोनल इम्बॅलन्स होतो. ओके. सो इट इज नॉट ऍडवाइस्ड इन आयुर्वेद. अच्छा. ओके. निसर्ग जे देतोय ते त्याच वेळेला घ्या, हा निसर्गाचा नियम आहे. आणि आयुर्वेद त्यालाच सपोर्ट करतो. निसर्गाच्या अगेन्स्ट जाऊ नका. त्यामुळे इट इज नॉट ऍडवाइस्ड. नाही करणार. नाही करण्याची असं. त्यामुळे अशी खूप सारी रिझन्स असतात गुडघेदुखीमध्ये, ज्याच्यामध्ये जंक फूडचं खाणं झालं, त्याच्यामध्ये जे ऍडिटिव्ह असतात, अजिनोमोटो सारखं बाहेरच्या खाण्यामधनं, किंवा जे प्रिझर्वेटिव्ह असतात त्याचा जॉईंट्सवर परिणाम होतो. अमवात ज्याला म्हणतो, आयुर्वेदामध्ये संधिवाताप्रमाणेच अमवात नावाचा एक भाग सांगितलेला आहे, त्याच्यामध्ये सांध्यांच्या ठिकाणी खूप जास्त सूज येते, वेदना असतात आणि ताप आल्यासारखा होतो, आणि फार पुढच्या फेजेसमध्ये सांधे वाकडे तिकडे पण होतात, म्हणजे हाताची बोटं पायाची बोटं वाकडे तिकडे होतात. ह्या केसेसमध्ये कधी कधी आर ए फॅक्टर निगेटिव्ह पण असतो. आर ए फॅक्टर इज द ब्लड कॉम्पोजिशन जे चेक केलं जातं. रुमॅटॉइड आर्थरायटिस आणि अमवात हे पॅरलल बघितलं जातं, रुमॅटॉइड आर्थरायटिस इन ॲलोपॅथी. पण कधी कधी आर ए फॅक्टर निगेटिव्ह असताना पण लक्षणं सेम असतात, आणि तेव्हा सुद्धा आम्ही तो ट्रीट करतो अमवात म्हणून. तर त्याच्यामध्ये खूप जास्त फोकस हा डाएटवर असतो. त्याच्यामध्ये लंघन द्यावं लागतं. लंघन मीन्स कम खाना कम खाना कम खाना. हा, कम खाना म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप हलकं जेवण दिलं जातं आणि शरीराला रिपेअरसाठी स्वतःला वेळ दिला जातो, ज्याच्यामध्ये आम्ही गरम पाणी, सूप, साळीच्या लाह्या अशा आहारावर पेशंटला ठेवतो. त्याच्यामुळे मीठ बंद करतो कधी कधी काही दिवसांसाठी. त्याच्यामुळे शरीराला वाव मिळतो की पेन आपलं रिपेअर करायला आणि आतली टॉक्सिन्स पचवायला. आणि मग
गुडघेदुखी किंवा ती जी आमवाताची जी आहे, आणि असेही पेशंट मी बरे केलेले आहेत, की आमवात पूर्णपणे बरे झालेलेही अनेक पेशंट आहेत. कारण नाही तर मग पुढच्या लॅटर फेजेसमध्ये काय होतं, आमवातामुळे सांधे झिजायला लागतात, तिथे कधी कधी इन्फेक्शन्स होतात, ब्लड सप्लाय नीट होत नाही, आणि मग शेवटी अशी अवस्था येते की जॉईंट रिप्लेसमेंट शिवाय पर्याय राहत नाही. तर त्यामुळे जॉईंट करायलाही, म्हणजे आता ती फेज आली तर ते करावंच लागतं. पण अगेन हे डेव्हलप तुमचं आतून झालेलं आहे. जॉईंट रिप्लेस केलात बरोबर आहे, पण तुम्ही शरीर रिपेअर करून जर जॉईंट रिप्लेस केला त्यावेळेला, नी जॉईंट सुद्धा दिसलं तर तो जास्त चांगला टिकेल. बाकीची पॅथॉलॉजी जर शरीरामध्ये तशीच राहिली आणि जर तुम्ही नी जॉईंट रिप्लेसमेंट केलं तर कदाचित पुढच्या काळात परत त्रास होऊ शकतो. ओके. कारण हा ऍक्सिडेंट नाहीये, ही बाहेरून झालेली इंजुरी नाहीये, हे आतल्याच शरीर तयार झालेलं आहे. समझ गया. हाँ. तो वो मतलब आप अगर ओवरऑल लाइफ स्टाइल अगर आप चेंज करेंगे, हम्म. फिर आपको जरूरत है तो आप करवाइए. जरूर But अगर आप करवाइए. हाँ. ओवरऑल लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो वो बेटर रिजल्ट देगा यस. और वापस हम्म. प्रॉब्लम नहीं आएगा. आर्थराइटिस का प्रॉब्लम बार बार आता है हाँ, तो वापस yes. प्रॉब्लम नहीं आएगा. उसी तरफ से फ्रोजन शोल्डर रहता है, मतलब हा जो सांधा असतो आपला ह्याचा शोल्डरचा, तो घट्ट होऊन जातो. घट्ट होऊन जातो म्हणजे मुवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होतात त्याच्यामध्ये, म्हणजे हात वर करता येत नाही, खाली करता येत नाही, अशा अनेक गोष्टी त्याच्यामध्ये घडतात. डायबेटीसमध्ये हे जास्त करून घडतं. त्याच्यानंतर कधी कधी पेन पण असतं, उचलता येत नाही कोणतीही वस्तू. स्पोर्ट्स इंजुरीज असतात, स्पोर्ट्स इंजुरीमध्ये पण अनेक वेळेला सांधे अनेक खराब होतात. जसं टेनिस खेळणारे, फुटबॉल खेळणारे प्लेयर्स, आता आपल्याकडे खेळ पण वाढत चाललेला आहे, त्यातनं ह्या इंजुरीज होतात. तर ते म्हणून खेळ थांबवायचे का, तर नाही, खेळ खेळायचे, पण त्याला जर तुम्ही आयुर्वेदाची जोड दिली, म्हणजे लिगामेंट्सचं स्ट्रेंथनिंग जर चांगलं असेल, ACL, PCL गुडघ्याच्या भोवती खास करून, तर तुमच्या गुडघ्याला इंजुरी होण्याचं प्रमाण पण कमी होईल. ओके. हा, तर मग त्याच्यासाठी काय करायचं, तर अंगाला आठवड्यातून 1-2 वेळा तरी तेल लावून घ्यायचं. अच्छा. ते आपण जसं म्हणतो ना, लाकडाला सुद्धा तेल लावतं, त्या पद्धतीनेच ते आहे की तुमचे सांधे घट्ट होण्यापासून त्याला व्यवस्थित व्यायाम द्यायचा. म्हणजे फिजिओथेरपी वगैरे हे दिली जाते, पण अंगाला व्यवस्थित तेल लावणं, मसल्सना तेल लावणं, सांध्यांना तेल लावणं, शेकवणं, गरम पाण्याने आंघोळ करणं, वेळच्या वेळेवर बस्ती घेणं. बस्ती म्हणजे एनिमा, मेडिकेटेड ऑइल, ह्याच्यामध्ये जो ॲनसच्या मार्गाने ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं जातं, म्हणजे जो रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, त्याच्या आतड्याच्या शेवटच्या भागावर परिणाम होतो. आणि मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आतड्याच्या शेवटच्या भागाचं स्वास्थ्य किंवा लार्ज इंटेस्टाईनच्या शेवटच्या भागाचं स्वास्थ्य, त्याच्यावर अस्थीचे स्वास्थ्य डिपेंड असते. अच्छा. मीन्स एनी बोन और जॉईंट, हेल्थ ऑफ दॅट जॉईंट और बोन is depend on the health of the gut. अच्छा. Okay. And for that we are administrating basti through anus. अच्छा. Okay. So it gives good result in such cases. मैं But exercise आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट है. जैसे आजकल बहुत सारे डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपको 45 मिनट जिम वीक में कम से कम 4 से 5 बार जाना चाहिए. तो आयुर्वेदा तो सालों पुराना है, एज यू राइटली सेड कि आयुर्वेदा इज पार्ट ऑफ अथर्ववेदा. यस. उस टाइम पे एक्सरसाइज, मतलब आप इसको व्यायाम से जोड़ेंगे या जरूरी है, या एक्सरसाइज नॉट एट ऑल पार्ट ऑफ आयुर्वेदा? काय होतं, जेव्हा आयुर्वेद तयार झाला, मनुष्याचं आयुष्य हे खूप कष्टप्रद होतं. तसं डेली लाईफ मध्येच खूप कष्ट होते. अच्छा. नथिंग वॉज इझी फॉर देम. तेव्हा मिक्सर नव्हते, ग्राइंडर नव्हते, ज्युसर नव्हते, काहीच नव्हतं. सो सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी ही एक्सरसाइज मध्ये इन्क्लुडेड होती. एक्सरसाइज इन्क्लुडेड होती. आपल्याला काय असतं, शास्त्राचे सिद्धांत बदलत नसतात, किंवा आयुर्वेदाचं शास्त्राचे जे सिद्धांत आहेत हे तसेच आहेत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला अगदी साधं एक्झाम्पल देते, विषयांतर होईल थोडं. पेनिसिलिन, एक युग होतं की जेव्हा पेनिसिलिन खूप जास्त दिलं जायचं ह्याच्यामध्ये, इंजेक्शन किंवा ह्याच्यावर. नंतर पेनिसिलिनवर बॅन आला, त्यांचाच सिद्धांत त्यांना रद्द करावा लागला. आयुर्वेदामध्ये हे मला खूप अभिमानाने सांगावं असं वाटतं की असा एकही सिद्धांत नाही की जो रद्दबादल झालाय, जो ऍड ऑन झालंय. शतावरी ही स्त्रियांसाठी आवश्यक आहे, हे वाक्य ज्या कोणी शास्त्रज्ञांनी लाखो वर्षापूर्वी लिहून ठेवलं ते आजही तसंच आहे. मग त्याच्यामध्ये शोध लागले की शतावरी पुरुषांसाठी पण चांगली आहे, शतावरी अजून कशासाठी चांगली आहे,
हे ऍड ऑन होत गेलं, पण पहिलं प्रिन्सिपल खोडलं गेलं नाही. सो आमची ड्युटी अशी आहे की शास्त्रार्थ लावणं हा फार महत्वाचा आहे. तेव्हा एक्सरसाइज, जिम किंवा व्यायाम हे शब्द नसतील. व्यायाम म्हणण्यापेक्षा तुम्ही जे आता सांगितले हे शब्द नसतील. पण मी जसं म्हटलं होतं की सकाळी उठल्यापासून बाहेर अंगण सारवणं, केर काढणं, इथून त्या स्त्रीची सुरुवात होत होती किंवा पुरुषाची सुरुवात होत होती की प्रत्येकामध्ये ॲब्डॉमिनल एक्सरसाइज होत होते. धान्य जात्यावर दळून केलं जायचं. अप्पर बॉडी एक्सरसाइज होत होती. कुकिंग करताना खाली बसत होत्या बायका. अगेन ॲब्डॉमिनल एक्सरसाइज होत होती. कपडे धुणं, भांडी घासणं, प्रत्येक ह्याच्यामध्ये एक्सरसाइज वॉज इन्वॉल्व बिकॉज देयर वॉज नो मशीन फॉर दैट. फॉर मेल्स फॉरेस्ट खेत में जाना, वो खेत में अगर 3 घंटा काम किया तो वो भी एक्सरसाइज है. Yes. Apart from that, vehicles were not available, right? So walking. Again exercise. So it was the part of Ayurveda. आयुर्वेदाने ते डिझाईनच तसं केलेलं होतं की हाऊ लाईफ शुड गोज ऑन. मग आयुर्वेदामध्ये नियम काय सांगितलाय की कपाळावर घाम येईल एवढा व्यायाम करावा. कपाळावर आणि खाकेमध्ये म्हणजे आर्मपिट्स मध्ये. You exercise yourself till you will get little sweating on your forehead and in your armpits. अच्छा. It is not again standardized. कि 45 minutes because it's customized. It is according to your prakriti. Okay. If I am But normal statement कि आप नाही, त्याचा सांगते तुम्हाला. If I am a kapha pradhan prakriti person, then I may require more than 30 minutes to get sweat on my forehead and in my underarms. If you are pitta prakriti person, you can get sweat on your forehead in maybe in 20 minutes. Okay. So you have to assess yourself. त्यांनी आपल्याला आपल्या शरीराकडे सूक्ष्म पद्धतीने बघायला सांगितलं. तुम्ही बघा आणि तुम्ही ठरवा. तुम्ही जर उद्या चेक केलं स्वतःला तर तुम्हाला कळेल की थोडासा कपाळावर घाम आलाय, अंडरआर्म्स मध्ये घाम आलाय, त्यावेळेला तुम्हाला दमल्याची भावना आलेली असेल. मे बी त्याच्या आधी कदाचित तुम्हाला 1.5 तास पण लागेल. त्यांनी असं म्हटलेलं नाहीये की 45 मिनिट्स मध्ये थांबवा. परत ऋतूचा विचार केलेला आहे. उन्हाळ्यात किती एक्सरसाइज करावा, हिवाळ्यात कसा करावा, पावसाळ्यात काय एक्सरसाइज असावा, असा पण त्याचा विचार आहे. पण हे कस्टमाइज आहे म्हणून देयर इज नो स्टँडर्डायझेशन. प्रत्येकाची प्रकृती बदलते, त्याप्रमाणे व्यायामाचं दे हॅव जस्ट गिव्हन अस द गाईडलाईन्स. दॅट इज इम्पॉर्टंट. आर्थराइटिस में भी या फ्रोजन शोल्डर है, या आर्थराइटिस है, नी पेन है और कोई जॉइंट पेन है, कमर पेन है, तो उसमें भी कितना एक्सरसाइज करना है वो खुद को डिसाइड करना जरूरी है. अगर आप रात को बहुत जगे हो तो दूसरे दिन एक्सरसाइज मत करो. अच्छा. यस, बिकॉज यू आर ऑलरेडी टायर्ड. अच्छा. आणि आयुर्वेदा में स्लीप रिकमेंडेशन कितना है? हा, निराम झोप असं ज्याला म्हणतो आपण, मतलब साधारण एक 6 तासाची झोप सांगितलेली आहे आयुर्वेदाने. 6 तास. त्याच्यामध्ये सुद्धा रात्री 10 साधारण, म्हणजे आत्ताच्या ह्याच्यात मी तुम्हाला सांगते, साधारण 10, 10:30 ते 1 ही झोप ही फार महत्वाची आहे. ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ओके. बट आजकल की जो लाइफ स्टाइल है उसमें तो 2 बजे सोते हैं. हाँ, वो गलत है. जो गलत है, तो मैं इसीलिए मैं बोलती हूँ ना की बेसिक, मी जे मगाशी म्हटलं की कोल्ड प्रेस ऑइल वापरायचं का ऑर्गॅनिक वापरायचं, याच्यापेक्षा बेसिक गोष्टींकडे या, ज्याला तुम्हाला कशालाही पैसे पडणार नाहीयेत. की ऍटलिस्ट मी म्हणत नाही की तुम्ही 9 वाजता झोपा, पण ऍटलिस्ट 11 पर्यंत झोपायचा प्रयत्न करा. हात धुवून जेवा, ह्याला काही पडत नाही. जो सिम्पल थिंग्स आहेत एवढ्या जरी केल्या ना, बाहेरचं रस्त्यावरचं तरी खाऊ नका. सच थिंग्स. लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे तो आयुर्वेदा ऑटोमेटिक आपको. यस यस, एंड सिंपल थिंग्स, यू जस्ट फॉलो 5 सिंपल थिंग्स. दिस 5 सिंगल थिंग्स आय विल टेल यू. 5 सिंपल थिंग्स. भूक लागल्याशिवाय जेवू नका, तहान लागल्याशिवाय पाणी पिऊ नका, रात्री वेळेवर झोपा,
हायजीन पाळून स्वच्छ हाताने जेवण करा आणि जितकं ताजं खाता येईल तेवढं खा. एवढं जरी केलं तरी खूप फरक पडेल. म्हणजे जगामध्ये मनुष्य प्राणी सोडला तर कोणीही भूक लागल्याशिवाय खात नाही, भूक लागल्याशिवाय पाणी तहान लागल्याशिवाय पाणी पित नाही, झोप आल्याशिवाय झोपत नाही आणि कोणतीच गोष्ट आवश्यकतेशिवाय करत नाही. मीन्स ओनली, म्हणजे मी तुम्हाला जर प्रश्न विचारला, मी इफ राईट नाउ इफ आय विल आस्क यू द क्वेश्चन व्हॉट टाइम यू ईट, टेल मी. शाम को अराउंड 8:30 और सुबह अराउंड 11:30. Okay. It is a technical answer you are giving to me and everyone is giving the same answer. What I am asking you, कधी जेवता? When I feel hungry, then only I eat. Is very important. तुम्ही जर थोडंसं तुमच्या शरीराकडे सूक्ष्म बघितलं तर तुम्हाला तुमच्या भुकेच्या वेळा कळतात. 1-2-3 दिवस जातात, त्याला फार मोठा एक्सरसाइज नाहीये. कधी पहिली भूक लागते आपल्याला ती वेळ ऍसेस करा. हा, when you feel topmost hunger, you can say that you assess for 2 to 3 days, then decide that time and start eating at that point. अच्छा. It may be 9 o'clock in the morning, it may be 8 o'clock in the morning. This will be your first food. अच्छा. Yes. ओके. हाँ. तो ब्रेकफास्ट टाइमिंग का जरूरत नहीं है अगर जरूरत आपको नहीं है. ओके. It is everything is technical. अच्छा. Then about the thirst also the same rule is applied. Feel your thirst and then only drink, but don't avoid your thirst. That is also important. लोक काय करतात माहितीये का, मोबाईल मध्ये घड्याळ लावतात आणि पाणी पितात. दॅट इज रॉंग. अलार्म लगा के पानी पीते हाँ, हैं. that is wrong. भूल जाते हैं तो अलार्म. दैट नहीं. वो कहीं पे गूगल पे आया होगा, किसी यूट्यूब पे. इट इज रॉन्ग. आयुर्वेद ने इतना ही बताया है, जब आपको मतलब थर्स्ट फील हो, प्यास लगे, तब पानी पीना. इतना ही फॉलो कर दो बस. अच्छा. ये 2 चीजें. थर्ड जो मैंने बताया, रात को टाइम पे सोना. मैं ऐसे नहीं बोल रही कि 8 बजे सो जाओ, 9 बजे सो जाओ, 10-11 बजे तक भी सो जाओगे तो भी चलेगा. सोते वक्त अगर आप एक छोटी सी टेक्निक करोगे, मतलब जो कुछ भी पूरे दिन में हुआ है वो जस्ट लेट गो कर दीजिए. मतलब ये हुआ था, ये उसका मुझे गुस्सा आया, मतलब मैं छोड़ रहा हूँ सब कुछ. एंड प्रे फॉर हैप्पीनेस, I can say, or pray for good health. That's it. And go to sleep. अच्छा. मेंटली ऑफलोड करके सोइए. हाँ, बस इतना भी कीजिए. ये थर्ड थिंग. फोर्थ थिंग मैंने जैसे बताया कि फ्रेश फूड खाइए, जितना भी फ्रेश हो सके उतना खाइए बस, और अकॉर्डिंगली खाना खाइए. अगर एक दिन भूख नहीं है तो डोंट फोर्स योर बॉडी टू ईट. अच्छा. आज मुझे भूख है या नहीं है, अगर कम है तो मैं क्या खाऊं. मैं रोज इतने बजे खाना खाता हूँ, इसमें ये इतना प्रोटीन लेता हूँ, इतना ये नहीं. आज मुझे भूख नहीं है, मैं प्रोटीन कम लेना अच्छा है, सो आई विल टेक लेस प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हेवी होता है. अभी आर्थराइटिस के बारे में आपने बहुत कुछ बताया. आर्थराइटिस का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है और जनरली कितने टाइम तक लास्ट करता है, मतलब कितने टाइम लगता है ट्रीटमेंट में? ठीक है. आर्थराइटिस के बारे में और भी बहुत सारी बातें करने जैसे 9-10 एपिसोड हो सकते हैं इसमें, लेकिन जो कुछ भी हो सका वो मैंने बता दिया. ट्रीटमेंट में 2-3 चीजें रहती है. जैसे मैंने बताया कि 1 पार्ट इज डाइट, अनदर पार्ट इज सिंपल योगिक एक्सरसाइजेस फॉर आर्थराइटिस, एंड थर्ड पार्ट इज मेडिसिन, एंड फोर्थ पार्ट इज पंचकर्मा इफ needed. That we have not talked about Panchakarma in this program, but Panchakarma, it is a special treatments we offered in Ayurveda when medicines are not working as a treatment part. Then that at that time for detox, sometimes we use these treatments. And another aspect of Panchakarma is very wide. That is for the prevention of disease, that we can discuss somewhere else. But if we take arthritis as a point, few medicines are there like Nirgundi, then Rui,
निर्गुंडी, then hing म्हणजे asafoetida. These are the medicines that we use oftenly for arthritis because they all are good digestive. They digest toxins which are accumulated at the joints. With that there are so many medicines of Ayurveda that we use, that like Yograj Gugul, Sinhanath Gugul, Maharasnadi Kadha, Dashamul Kadha, and also we give liver supportive medicines like Arogyavardhini in such cases. This is very important. Treating the root cause is always our main aim while treating arthritis also. Like that, arthritis always many times it is accompanied by a lot of other small problems like or diseases, so we have to look after those diseases also, otherwise we cannot treat arthritis alone as a disease. पंचकर्मामध्ये आम्ही बस्ती देतो, तिक्त क्षीर बस्ती त्याच्यामध्ये वापरली जाते. धन्वंतर तेलाची बस्ती देतो, सहचर तेलाची बस्ती असते. गुडघ्याच्या ठिकाणी लेप लावायला दिले जातात किंवा शोल्डरला लेप लावायला दिले जातात. जळवा लावल्या जातात. जळवा म्हणजे जलौकावचरण असं आम्ही त्याला म्हणतो. जळवा नावाचा एक प्राणी आहे की जो अशुद्ध रक्त पितो तिथलं, आणि ते इट इज हार्मलेस प्रोसिजर. त्याच्यामुळे तिथली सूज आणि वेदना ह्या बऱ्यापैकी कमी होतात. आणि त्याचा एक तर अग्निकर्म म्हणून एक ट्रीटमेंट असते ज्याच्यामध्ये सोन्याच्या सळीने, सळी म्हणजे जाड सळी असते, छोटीशी सळी असते, त्याने त्याचे काही पॉईंट्स ठरलेले, ते शास्त्रोक्त ट्रीटमेंट आहे. सांध्याच्या ठिकाणी त्याच्या जवळपासचे पॉईंट्स असतात ते घेतले जातात, त्यामुळे तिथली वेदना कमी होते. अग्निकर्माने पेशंट बरा होत नाही पण तिथल्या वेदना कमी होतात. ॲक्यूट पेन रिलीफ जो मगाचा आपला विषय होता त्याच्यामध्ये हे करतो. किंवा 26 नंबरच्या निडलने विद्धकर्म म्हणजे जसं आपण इंजेक्शनला सुई स्किन हे केली जाते त्याचप्रमाणे काही पॉईंट्स असतात त्याच्यावर ती सुई टोचली जाते, त्याच्यामुळे एक एक ड्रॉप ऑफ ब्लड बाहेर येतो. पण ते विद्धकर्म हे आयुर्वेदामधलं शास्त्रोक्त कर्म आहे की ज्याच्यामुळे पेन रिलीफ होतो सांध्यांच्या ठिकाणी. आणि प्लस मेडिसिन्स असतात, डाएट असतं, आणि ह्या सगळ्याचा एकत्रित विचार करून साधारणपणे साधारण 1 ते 1.5 महिन्यातच पेशंटला बऱ्यापैकी रिलीफ येतो आणि 3 ते 6 महिन्यामध्ये पेशंट चांगल्यापैकी चालायला लागू शकतो आणि वेदनामुक्त होऊ शकतो, असा जनरली अनुभव असतो या ह्याच्यातला. योगासनांमध्ये काही योगासनं असतात की ज्याचा चांगला उपयोग या आर्थरायटिसमध्ये होतो. जसं भुजंगासन आहे, शलभासन आहे, धनुरासन आहे, उभं राहूनची काही आसन आहेत, ताडासन आहे, चक्रासन आहे, अशा अनेक आसनांचा उपयोग ह्या आर्थरायटिसमध्ये होतो. अशा पद्धतीने साधारणपणे काम चालतं. एक प्रोडक्ट है हल्दी, जिसको हम आयुर्वेद में मतलब सर्दी, आपको कोल्ड कफ होता है, आप हल्दी दूध में डाल के पी लीजिए. आपको कुछ भी इश्यू है, आपको डाइजेस्टिव इश्यू, हल्दी. आपको क्या लगता है हल्दी का कितना यूज आयुर्वेद के हिसाब से करना चाहिए, या फिर आप हल्दी ऐसा प्रोडक्ट है कि आप कितना भी यूज करेंगे दिन में तो नाही. मगाशीच मी तुम्हाला एक नियम सांगितला की अति सर्वत्र वर्जयेत. कोणतीही गोष्ट अति करू नका, ती त्या जागी योग्य त्याप्रमाणेच वापरली पाहिजे. जर हळदी 2-2, 4-4 चमचे खायला लागलात तुम्ही, तर एखाद दिवशी खाऊन बघा दिवसभरात 2-4 चमचे हळद, काय वाटतं तुम्हाला ते. हळद ही फोडणीतच घालायला का वापरतात? टर्मरिक वी पुट इन तडका ओनली. त्याला काही नियम आहेत, कारण ती किती वापरायची, ती अर्धा चमचा किंवा 1 चमचा एवढीच आपण फोडणीत टाकतो. आणि त्याने आपलं भारतीय जे आहारशास्त्र आहे ना, खूप सुंदर डिझाईन केलेले. त्याच्यामध्ये बरोबर हळद, हिंग, मोहरी, कढीपत्ता ह्या ज्या वस्तू आहेत त्या योग्य प्रमाणात तिथे टाकायला सांगितलेले आहेत. ते सोडून आपण कंटिन्युअसली कोणतीही गोष्ट घेत राहणं हे काही ऍडवायझेबल नाहीये. त्यासाठी तुम्ही वैद्यांचा सल्ला घ्या आणि मगच ती गोष्ट करा. म्हणून मगाशी म्हटलं तसं की कोणत्याही गोष्टीचे काही ना काहीतरी परिणाम, काही ना काहीतरी त्याचे दुष्परिणाम मी म्हणणार नाही, पण काहीतरी वेगळे परिणाम असतील. ओके. ते मे बी प्रत्येकाला सूट होतीलच असं नाही. सो कोणतीही गोष्ट मॅजिकल नाहीये आणि मॅजिक रेमेडी म्हणून सगळीकडे वापरू पण नाहीये. म्हणजे हळद खा आणि सगळं, नाही तर मग डॉक्टर्सना दवाखाने बंद करून टाकायला लागले असते. हल्दी से बस हल्दी से सब कुछ हो जाता. इट्स लाइक दैट ओनली.
आयुर्वेदा काम करता है हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम में? येस, हेअर प्रॉब्लेम, स्किन प्रॉब्लेम, लहान मुलांची इम्युनिटी किंवा अच्छा. लहान मुलांचे आजार ज्याच्यामध्ये सर्दी, खोकला, दमा, अच्छा, अस्थमा, बच्चों के ॲलर्जी. लिए भी काम करता है? येस, ह्या सगळ्यामध्ये आयुर्वेदाचा खूप मोठा रोल आहे आणि अच्छा. खूप चांगल्या पद्धतीने काम करतो. अच्छा. हेअरफॉल जसं तुम्ही म्हटलं की हेअरफॉल हा एक अजून वेगळा विषय, आपण बोलू कधीतरी परत. पण ह्या सगळ्यामध्ये छान उपयोग, कारण शेवटी हेअर हे तुम्हाला काही बाहेर येऊन चिकटलेले नाहीयेत, तुमच्या शरीरापासूनच ते उत्पन्न झालेले आहेत. सो इंटरनल डायजेशन, त्याच्यानंतर रक्ताची क्वालिटी सुधारणं किंवा हिमोग्लोबिन चांगलं करणं, कॅल्शियम चांगलं देणं आयुर्वेदिक पद्धतीने, किंवा त्याचं पचन नीट होणं आणि केसांपर्यंत पोचणं, औषधं, ह्या सगळ्यावर फोकस केला. अगेन स्ट्रेस, टेन्शन, अँझायटी या गोष्टींवर लक्ष दिलं अच्छा. आणि औषध व्यवस्थित दिलं, 100% रिझल्ट येतात. अच्छा, तो हेयर लॉस ट्रीटमेंट और हेयर फॉल दो अलग अलग चीजें हैं. तो हेयर लॉस ट्रीटमेंट में रिकवरी, हेयर रिकवरी भी होता है? हाँ, होता है. अच्छा, हेयर वो लॉस भी होता है? यस यस, हेयर फॉल Okay. और हेयर लॉस दोनों में तो काम करता है. अच्छा, थैंक यू डॉक्टर श्लाघा जी. यस. आपने टाइम निकाला, बहुत सारा डिस्कशन हुआ और आपने जैसा बोला आयुर्वेदा बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, यस. तो इस पे बहुत सारी बातें हो सकती है जो कि एक बार में एक डिस्कशन घंटे करना में 2 घंटे में कवर होना बहुत मुश्किल है. नामुश्किल है. तो आप, अगर आपको लगता है कुछ मैसेज आपको देना चाहिए तो आप बताइए. हा, मला सगळ्यांना एवढं सांगावं वाटतं की विचारपूर्वक कोणतीही गोष्ट करावी. म्हणजे आयुर्वेद हे आपलं प्राचीनतम शास्त्र आहे. अनेक गोष्टींवर त्याच्यामध्ये सोल्युशन दिलेलं आहे. तर योग्य वैद्यांकडे जाऊन किंवा योग्य डॉक्टरांकडे जाऊन त्याची माहिती करून घ्यावी, त्याच्याबद्दलचे गैरसमज दूर करावेत. आयुर्वेदिक औषध म्हणजे आयुर्वेद नाही, किंवा 2-4 हर्ब्स वापरल्या म्हणजे आयुर्वेद नाही. हा खूप मोठा अभ्यासाचा विषय आहे. त्याच्यावर अनेक आपल्या शास्त्रज्ञांनी काम केलेलं आहे. तर त्याचा योग्य सल्ला योग्य डिग्री घेतलेल्या वैद्यांकडून जाऊन तुम्ही घ्यावा, म्हणजे सगळ्यांनी घ्यावा आणि त्याचा फायदा तुमच्या आरोग्यासाठी करून घ्यावा. असं कोणतीही गोष्ट नाही की ज्याच्यामध्ये आयुर्वेदामध्ये ज्याच्याविषयी बोललं गेलेलं नाही. सो यू गो टू युअर डॉक्टर, टॉक टू देम, आस्क युअर क्वेश्चन्स, आणि त्याने तुम्हाला खूप छान रिझल्ट येतील. आयुर्वेद असंही नाहीये की जे पटकन रिलीफ देत नाही. अनेक गोष्टींमध्ये फार पटकन रिलीफ सुद्धा आयुर्वेदामध्ये आहे. पण त्याचबरोबरीने ट्रीट द रूट कॉज हे आयुर्वेदाचं खूप मोठं सामर्थ्य स्थान आहे. तर तुमचा आजार जास्तीत जास्त मुळापासून दूर करण्यासाठी तुम्ही आयुर्वेदाची निश्चित मदत घ्या.